हेलो भाई लोग। नेक्स्ट चैप्टर्स जल्दी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही न्यू एपिसोड्स लाता रहूंगा विद गुड वॉइस क्वालिटी। तो अब ईयरफोन्स लगा लो और एंजॉय करो इस एपिसोड जब को। उसके सामने से रेत चला गया, एमलिन वाइट ने अपनी नजर वापस ली, डॉसिए पर बंधे धागे को खोला और अंदर के दस्तावेजों को निकाला। उन्हें पढ़ते हुए एमलिन को अर्नेस्ट बोयार के रूटीन का एक मोटा सा आइडिया हो गया। इस सैंग्विन वाइस्काउंट का रूटीन काफी रैंडम था। घर पर रहना, एग्जीबिशंस घूमने जाना, शहर के उपनगर में मैनर्स पर वाइन टेस्टिंग में हिस्सा लेना, फीमेल कंपेनियंस के साथ डिपार्टमेंट स्टोर्स में शॉपिंग करना या फीमेल मॉडल्स की स्केचिंग करना। वो टिपिकल धनवान आदमी की तरह था। हालांकि अर्नेस्ट हाल ही में हर दूसरे दिन सेंट जॉर्ज बोरो जा रहा था ताकि उस फर्नीचर फैक्ट्री की रेनोवेशंस की निगरानी कर सके जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था। ये इस बात की पुष्टि करने के लिए था कि वो जल्दी से काम शुरू कर सके। इस तरह सैंग्विन वाइस्काउंट का लाइफस्टाइल रेपिटेटिव हो गया। जिन जगहों पर वो जाता था, जिन रास्तों पर वो चलता था और जिन जगहों पर वो लंच करता था, वो हर दूसरे दिन दोहराए जाते थे। एमलिन ने अपनी कनपटियों पर दबाव डाला, ऑपरेशन के लिए उपयुक्त 3 जगहों को गंभीरता से फिल्टर किया। पहला था अर्नेस्ट बोयार की फर्नीचर फैक्ट्री के अंदर या एंट्रेंस पर। दूसरा था सेंट हायरलैंड स्क्वायर, जहां वो घर जाते समय भोजन करने और पक्षियों को खाना खिलाने के लिए रुकता था। तीसरा स्थान बैकलैंड ब्रिज था। जब तक कि अर्नेस्ट एक बहुत बड़ा डिटूर लेने को तैयार ना हो, उसे अपने घर और सेंट जॉर्ज बोरो के बीच यात्रा करते समय इस एरिया से गुजरना पड़ता था। ये तीनों स्पॉट्स बहुत सारे लोगों के होने की जरूरत को पूरा करते हैं, जिसे ये क्योटिक हो जाता है। हालांकि बैकलैंड ब्रिज में बहुत कम एंट्रेंसेज और एग्जिट्स हैं। दोनों सिरों को बंद करने पर कोई सिर्फ नदी में कूदकर ही निकल सकता है, एक ऐसा काम जिसे सिर्फ इडियट्स ही चुनेंगे। सेंट हायरलैंड स्क्वायर सेंट हायरलैंड कैथीड्रल के अंतर्गत आता है। बैकलैंड में चर्च ऑफ स्टीम के लिए और यहां तक कि पूरी लोइन के लिए भी कोर है। ये दूसरे होली सी के समान है। ये मिस्टर हैंग्ड मैन के सुझाव को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने से रोक सकता है और ये किसी भी बाद में होने वाली डिविनेशन और इन्वेस्टिगेशंस में हस्तक्षेप कर सकता है। एमलिन धीरे धीरे एक झुकाव रखने लगा था, और एक बार जब किसी लिविंग बीइंग में झुकाव हो जाता है तो वो अनजाने में अपने चुनाव की पुष्टि करने के लिए और अधिक कारण तलाशता है। और एमलिन भी इसका अपवाद नहीं था, बिना किसी संदेह के। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही वो इस बात पर विश्वास करने लगा कि सेंट हायरलैंड स्क्वायर लगभग सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। सबसे पहले अर्नेस्ट एरिया में ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। वो सिविल लॉस काउंटी में पैदा होने के कारण सिविल लॉस क्विजीन वाले एक रेस्टोरेंट में लंच करेगा। दूसरा, आसपास कई ट्रैक्ट कैरेज स्टॉप्स थे, जिससे एरिया पैदल ट्रैफिक से भरा हुआ था। उनमें से अधिकांश लोअर या मिडिल क्लास के लोग होने के कारण दुर्घटनाएं अक्सर होती थीं। तीसरा, इसके ओरिजिन के साथ अगर कोई बैकलैंड ब्रिज की तरफ नहीं जाता है तो वो ब्रिज के दक्षिण में एरिया में प्रवेश करेगा। ये फिर हार्वेस्ट चर्च के नज़दीक होगा। अंत में दोपहर में सेंट हायरलैंड कैथीड्रल से भाप निकलेगी, अपने लेवर्स को घुमाएगी और घड़ी की घंटी बजेगी। सबका ध्यान आकर्षित होना अनिवार्य था। ये कन्फर्म्ड है। एमलिन ने जल्दी से अपना मन बना लिया। अपना दाहिना हाथ उठाकर और अपनी बोट आई को एडजस्ट करते हुए उसकी रेड आइज एंटिसिपेशन से भरी थीं। इस पल वो अचानक चौंक गया, महसूस करते हुए कि कुछ गलत था। सेंट हायरलैंड स्क्वायर जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ये इतना सूटेबल था कि लगभग सभी कंडीशंस पूरी हो गई थीं। क्या अर्नेस्ट मेरे बदले के खिलाफ सतर्क होगा? वो अपने आप को इतने लंबे समय के लिए ऐसे माहौल में रहने की अनुमति क्यों देगा? भले ही वो इतना बेवकूफ़ हो कि उसे महसूस करने के लिए क्या अर्ल्स उसे चेतावनी नहीं देंगे? एमलिन के मुंह के कोने हल्के से घूमे जब उसने कारण समझ लिया। सेंट हायरलैंड स्क्वायर वो वेन्यू था जिसे सैंग्विन अपर एशेलॉन्स ने उसके लिए निर्धारित किया था। है, एमलिन हंसा, अपना मुंह घुमाए रखते हुए। उसने मिस्टर फूल से कुछ मेंबर्स के लिए एक गैदरिंग करने और मिस्टर हैंगमैन को प्लान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया। यह उस ढांचे से अलग था जिसे उन्होंने पहले ही निर्धारित कर लिया था। उन्हें हर डिटेल पर विचार करने और हर प्रॉब्लम पर विचार करने की जरूरत थी। 12 बजे से 15 मिनट पहले सेंट जॉर्ज बोरो सेंट हायरलैंड स्क्वायर में, स्क्वायर के उत्तर पश्चिम में एक रेस्टोरेंट की तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट कमरे में, एक आकृति खिड़की के सामने खड़ी थी, शराब से भरे एक कप को लिए हुए। वो आराम से पास के फाउंटेन और आते जाती भीड़ को देख रहा था। वो एक लंबे कद का व्यक्ति था, बैंक्वेट्स के लिए एक फॉर्मल सूट पहनता था। उसके हल्के रंग के बाल जो लगभग सिल्वर थे और उसकी चमकीली लाल आंखें एक साथ मिलकर उसे कोकटिश हैंडसमनेस का एहसास देती थीं। उसके होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान थी। मेरे लॉर्ड, क्या ये सच में ठीक होगा? एमलिन पहले से अलग लगता है। ये उसके हाल ही में प्राइमोडियल मून के विश्वास रखने वालों के शिकार से देखा जा सकता है। एक डार्क सूट में एक मध्यम आयु का आदमी खिड़की के पास गया और कुछ चिंता के साथ कहा। जिस आदमी को विनम्रता से संबोधित किया गया था, उसने स्क्वायर पर अपनी नजर डाली जहां एमलिन वाइट खड़ा था। वो स्ट्रीट पर बस्किंग कर रहे एक वायलिनिस्ट को सुन रहा था जब वो हंसा। हमारी तैयारियां एक डेमीगॉड के खिलाफ भी काफी हैं, छोड़ो कि एक बच्चा जो अभी तक वाइस्काउंट भी नहीं बना है। इसके अलावा हम सच में कुछ गंभीर करने की योजना नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य पहचान करना और पुष्टि करना है। ये कुछ लोगों को भागने से रोकने से कहीं ज्यादा सरल है।
जब वो बोल रहा था, हल्के बालों और चमकीली लाल आंखों वाले आदमी ने अपना दाहिना हाथ हल्का सा उठाया, अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर पर रिंग को घुमाया। रिंग सिल्वर की बनी हुई थी और इसमें घोंसली ब्लू ह्यू वाला एक अजीब जेम जड़ा हुआ था। सेंट हायरलैंड स्क्वायर की तरफ जाने वाली एक कैरेज पर अर्नेस्ट बोयार ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं पर रखा था। उसने नेचुरली अपनी रिंग फिंगर पर रिंग को घुमाया जिसमें घोंसली ब्लू जेम जड़ा हुआ था। उसने आराम से खिड़की से बाहर देखा और दूर से एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज को धीरे धीरे आते हुए देखा। एक पेपर बॉय जो 160 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा था, उसके छाती पर एक स्लिंग बैग था जब उसने स्ट्रीट पर अपने पेपर्स चलाए। कई बाइसिकल्स ने उन कैरेजेस की जगह ले ली थी जो पिछले साल अक्सर देखी जाती थीं। वो सेंट जॉर्ज बोरो में भीड़ के बीच से दौड़ती थीं। यहाँ लाइट ब्लू या ग्रेइश ब्लू यूनिफॉर्म्स और हैट्स पहनकर काम करने वाले लोगों की संख्या ने फॉर्मल सूट्स और टॉप हैट्स में पहनने वाले लोगों की संख्या को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया था। अर्नेस्ट ने अपनी नजर वापस ली जब वो हंसा। उसे आगे क्या होगा इसका कोई डर नहीं था। उसने तो इस पल का इंतजार भी किया था। उसे विश्वास था कि उसने काफी तैयारियां कर ली हैं। उसने अपने बाएं हाथ पर ओथ ऑफ रोज पहनी थी। इसने उसे अर्ल मिस्ट्रिल के साथ दूर से वो सब शेयर करने की अनुमति दी जो उसने देखा, सुना और सूंघा। इसने ये इंश्योर किया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, जबकि उनका लक्ष्य पूरा हो रहा था। उसकी इनर पॉकेट जहां उसकी सिल्वर पॉकेट वॉच थी, वहां एक मून पेपर फिगरीन थी। ये सिंगल लीथल ब्लो या एक ऐसे अटैक को सह सकती थी जो उसके सोल बॉडी को टारगेट करे। इसने ये इंश्योर किया कि उसे कम समय में कोई गंभीर चोट या मौत नहीं होगी। उसने अल्कोहल नेमेसिस, एक डायमंड ब्रूच भी पहनी थी। इसने उसे थॉट्स में ल्यूसिडिटी के साथ एनर्जी से भरा रखा। इसने बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड पर काम करने वाले स्पेल्स के खिलाफ उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा दी। उसकी कमर पर मूनलाइट सैश नामक एक बेल्ट था। यह सन और लाइटनिंग डैमेज को इफेक्टिवली कम कर सकता था। ये मिस्टिकल आइटम्स अर्नेस्ट की दौलत का संचय या अर्ल मिस्ट्रल द्वारा दिए गए थे। इसने ये इंश्योर किया कि अर्नेस्ट एक ऐसा टारगेट था जिसे जल्दी से खत्म या कंट्रोल करना मुश्किल था। सैंग्विन वाइस्काउंट के नाइटमेयर टाइप इन्फ्लुएंसेस के खिलाफ नेचुरल रेजिस्टेंस के साथ अर्नेस्ट लगभग बिना किसी कमजोरी के था। एक डेमीगॉड के खिलाफ भी वो लड़ सकता था जब तक कि बाद वाला अपना मिथिकल क्रीचर फॉर्म प्रदर्शित ना करे। एकमात्र समस्या ये है कि इन सभी मिस्टिकल आइटम्स के नेगेटिव इफेक्ट्स काफी ज्यादा है। अर्नेस्ट के चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ी, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला। ओथ ऑफ रोज उसके थॉट्स को समय समय पर अर्ल मिस्ट्रिल के दिमाग में लाएगा और अगर वो इसे एक हफ्ते तक बिना उतारे पहनता रहा तो मैचिंग रिंग्स वाले जोड़े को जेंडर या रेस की परवाह किए बिना एक दूसरे से प्यार हो सकता है। मून पेपर फिगरीन एक एक्सपेंडेबल आइटम है। इसके लगभग 0 साइड इफेक्ट्स थे, इस बात को छोड़कर कि शरीर थोड़ा ठंडा हो जाता है। अल्कोहल नेमेसिस ब्रूच की समस्या ये थी कि ये लिवर और ब्रेन को निरंतर नुकसान पहुंचाएगा। अगर इसे अत्यधिक लंबे समय तक पहना जाए तो इसके परिणाम स्वरूप कोई अपने थॉट्स और लॉजिकल रीजनिंग खो सकता है। इसलिए इसे हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के लिए उतारना पड़ता था। वंस अ मूनलाइट सैश पहनी जाती थी तो ये सभी सेंसेस को बहुत ज्यादा तेज कर देती थी, जिससे किसी के लिए ऐसी चीजें देखना और सुनना आसान हो जाता था जो उसे नहीं देखनी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके साथ ही पहनने वाले को इंटरमिटेंट इंटरवल्स पर खुजली महसूस होती थी। आशा है कि वो डर के मारे सिमट नहीं जाएंगे और ये लंबा नहीं खिंचेगा। अर्नेस्ट बोयार ने एक बार फिर अपनी स्थिति चेक की, अपनी एंटिसिपेशन की नज़र पास के सेंट हायरलैंड स्क्वायर के एंट्रेंस पर डालते हुए। सेंट हायरलैंड स्क्वायर के दूसरे सिरे पर एमलिन वाइट, जो स्ट्रीट्स पर बस्कर्स के दृश्यों को देख रहा था, अचानक एक बर्ड की तरफ देखा जो उड़कर आया था। इसके बाद उसने अपना हाथ अपने टॉप हैट पर दबाया। अपना सिर हल्का सा झुकाकर वो तेजी से स्क्वायर के बीच में चला गया, फाउंटेन के पास पहुंचते हुए। इस प्रक्रिया में एमलिन की आकृति चलती रही जब वो भीड़ में घुल मिल गया। हालांकि ये अर्ल मिस्ट्रिल की ट्रैकिंग से बच ना पाया। सिल्वर हेयर वाले इस सैंग्विन अर्ल ने अपनी लेफ्ट रिंग फिंगर पर घोंसली ब्लू जेम रिंग को घुमाया और ठंडे लहजे में कहा, ध्यान दो। सेंट हायरलैंड स्क्वायर के एंट्रेंस पर अर्नेस्ट बोयार और भी पंप्ड हो गया। उसे पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। आखिरकार एमलिन ने फिर भी सेंट हायरलैंड स्क्वायर को ही चुना है। अर्नेस्ट ने एक बार फिर से खिड़की से बाहर नजर डाली। स्ट्रीट पर पैदल चलने वाले लोगों को, ट्रैकलेस पब्लिक कैरेजेस जो उससे गुजरने वाली थीं, ऑर्डिनरी पेपर बॉय जो अपने पेपर्स चला रहा था और आसपास के घरों और दुकानों की एलिगेंट विंडोज को। सतर्कता के साथ देखते हुए उसे ये विश्वास नहीं था कि एमलिन के संभावित पार्टनर्स वहां छिपे हुए थे, क्योंकि सेंट हायरलैंड स्क्वायर में और भी अच्छी जगहें थीं जो एक्शन लेने के लिए अनुकूल थीं। हालांकि उसने तब भी आवश्यक स्तर की सतर्कता बनाए रखी। अचानक उसका शरीर हल्का सा आगे झुक गया जब वो लगभग अपनी सीट से उतरने वाला था। जिस कैरेज पर वो था वो बिना किसी चेतावनी के रुक गई। इसके तुरंत बाद घोड़े जो कैरेज को खींच रहे थे वो एक नाइटमेयर में लगे जब उन्होंने अपने आगे के खुर उठाए, पागलों की तरह संघर्ष करते हुए कैरेज को जमीन पर पलट दिया। इस प्रक्रिया के दौरान अर्नेस्ट बोयार के पास कैरेज ड्राइवर को बर्सर्क हॉर्स को कंट्रोल करने में पर्याप्त जगह, समय और ताकत थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने खिड़की के बाहर से एक ट्रांसपेरेंट वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर को कूदते हुए देखा। उसने अपने शरीर के अंदर एक रोज फेंका था। एक रोज। अर्नेस्ट बोयार की आंखें फैल गईं जब कैरेज पलट गई। उसने जल्दी से साइड में कूदा और कैरेज से बाहर निकला जब उसने शून्य से एक इल्यूजरी और इनकॉर्पोरियल ब्लैक चेन को बाहर निकाला।
इसने वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर को लपेट लिया। एक हल्की सी पुफ की आवाज के साथ वुल्फ शेप्ड स्पेक्टर बिना किसी संघर्ष के गायब हो गया। और जब अर्नेस्ट बोयार ने अपना पैर जमीन पर रखा तो वो वहां बेजान खड़ा था। उसकी आंखें टर्बिट थीं। उसे पहले ही गहरी नींद में खींच लिया गया था। एक ट्रैकलेस पब्लिक कैरेज में जो उसके पास से गुजरी, एक ब्लैक हेयर्ड ग्रीन आइड जेंटलमैन एक थिन ट्रेंच कोट पहने हुए था। उसकी पीठ स्ट्रीट के बीच की तरफ थी। जब वो ग्रीन ब्रॉन्ज हार्डकवर वाली एक नोटबुक को पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसके आसपास दूसरे यात्री या तो पेपर्स पढ़ रहे थे या बातें कर रहे थे। कुछ लोग बाहर देख रहे थे और बर्सर्क हॉर्स को जल्दी से ठीक होते हुए देख रहे थे। एक वुश की आवाज के साथ ब्लैक हेयर्ड ग्रीन आइड जेंटलमैन ने नोटबुक का पन्ना पलटा। ट्रैकलेस कैरेज आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे दूर चली गई। चैप्टर 1002 सेकेंड मूवमेंट सेंट हायरलैंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर, एक रेस्टोरेंट की थर्ड फ्लोर पर। जब वुल्फ स्पेक्टर जो रोज लेके आया अर्नेस्ट बोयार के सामने अपीयर हुआ तो सिल्वर हेड स्कारलेट आइड मिस्ट्रिल ने अपनी नज़र अर्नेस्ट बोयार से हटा ली। उसके पीछे से डार्कनेस फैल गई जिसमें छोटे छोटे बैट्स उड़ रहे थे। ब्राइब। जैसे ही इस सैंग्विन अर्ल ने साइलेंटली ये एक शब्द बोला, उसने देखा कैरेज को उल्टा हुआ, सुना घोड़े की आवाज और महसूस किए अलग अलग स्मेल्स। लेकिन उस डिस्टर्बेंस और एक्सीडेंट की ओरिजिन उसको तुरंत नहीं मिली। तभी उसका विजन अंधेरा हो गया, जैसे उसकी आंखें लाइट को लेने की एबिलिटी खो बैठी हैं। उसके कानों की आवाजें भी रुक गईं। अर्ल मिस्ट्रिल अंदर ही मुस्कुरा दिया और तुरंत अपने पीछे के बैट्स के साथ फ्यूज हो गया, दोबारा से अर्नेस्ट बोयार के पास मटीरियलाइज हो गया। अचानक उसके काले विजन में एक लाइट का पॉइंट अपीयर हुआ। ये लाइट का पॉइंट तेजी से बड़ा और चमकदार होता गया। एक गोल्डन फिगर जिसके पास पिच ब्लैक के 12 पेयर्स विंग्स थे, उसमें से बाहर निकला। विंग्स ने फैलकर मिस्ट्रिल के विजन को कवर कर लिया, जिससे लाइट और डार्कनेस मिक्स हो गए। इससे मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स बने जो गोल्डन फिगर के अंदर खुद को अलग नहीं कर रहे थे। ये फिगर एक साथ होली और करप्टेड, लाइट और डार्क था। एंजल। मिस्ट्रिल की प्यूपल्स थोड़ी सी फैल गईं और उसे अपने पहले थॉट्स को टर्मिनेट करना पड़ा। कंफ्यूजन में अर्नेस्ट जल्दी ही होश में आया जब उसने एक पेयर ऑफ लिम्पिड आइज देखी जो क्रिस्टलाइन जेम्स या लेक की तरह थी। उसने महसूस किया कि उसके हाथ में न्यूज़पेपर्स की कॉपी थमसी गई है। उस एमरल्ड ग्रीन आंखों में रिपल्स थे। उनके गहरे अंदर एक वॉटेक्स घूम रहा था जो किसी की भी सोल को खींच सकता था जो उन्हें देखे। अर्नेस्ट बोयार तुरंत उसमें खो गया और अपनी आंखें नहीं हटा पाया। फिर उसने अपने कानों में एक जेंटल और इथीरियल फीमेल वॉइस सुनी। ये न्यूज़पेपर लो और एमलिन वाइट के पीछे आओ। ये न्यूज़पेपर लो और एमलिन वाइट के पीछे आओ। ये आवाज़ लेयर्ड थी और अर्नेस्ट बोयार के कानों में गूंज रही थी। ये उसके दिमाग में घुस गई और दिल तक पहुंच गई। अर्नेस्ट बोयार भौखलेपन में हाँ कर दिया। उसे लगा कि और भी कुछ है, लेकिन वो साफ नहीं सुन पाया। न्यूज़पेपर बॉय जो स्लिंग बैग सहला रहा था, जल्दी से टर्न किया और बाइसिकल्स के बीच से होकर आने जाने वाली क्राउड में घुल मिल गया। ये बॉय एक प्रिटी फेस वाला था। उसका मेसी हेयर डाउन था जो उसकी आईब्रोज को छिपा रहा था। चलते वक्त उसने एक ब्लैक फिशनेट ग्लव जो उसने पहनी थी उतारकर अपने न्यूज़पेपर भरे स्लिंग बैग में डाल ली। हवा चलती उसके कपड़े छोटे हो गए और उसकी एक्सपोज्ड आर्म पर एक स्पॉट उभर आया। कुछ सेकंड्स बाद अर्नेस्ट बोयार अचानक जंप करके पीछे हटा, जैसे कोई चीज़ अवॉइड कर रहा हो। खराब, मैं एक नाइटमेयर की एबिलिटी से इन्फ्लुएंस हो गया था। जैसे ही उसने अपना बैलेंस संभाला, उसकी प्यूपल्स फैल गईं और उसने अलर्ट होकर अपने सराउंडिंग्स को देखा किसी भी आने वाले अटैक के लिए। अर्नेस्ट बोयार परेशान था कि कैसे वो आसानी से ड्रीम में खींच लिया गया था, लेकिन उसे पता था कि अभी डिटेल्स सोचने का टाइम नहीं है। अगला क्या होगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। रिंग। कुछ बाइसिकल्स ने बेल बजाते हुए उसके पास से गुजरी, जेंटलमैन को रोड के बीच से हटाकर। अर्नेस्ट बोयार ने आंखें छोटी की और उस साइड ग्लेयर किया। उसके कपड़ों के नीचे मसल्स टाइट हो गए। वो कुछ बाइसिकल्स उसके इर्द गिर्द घूमी और पेडेस्ट्रियंस आने जाने लगे। कुछ अपने स्टेप स्लो करके उंगलियां दिखाने लगे। गोंग गोंग गोंग। 12 गोंग बज रहे थे जब सफ़ेद स्टीम सेंट हायरलैंड कैथीड्रल की चिमनी से निकली। होली हिम्स ऑफ प्रेज गूंजे, गियर्स और लेवर्स काम करने लगे। स्क्वायर पर हर कोई अपने स्टेप्स रोक दिया। उस होली मूवमेंट पर उन्होंने या तो आंखें बंद कर ली प्रेयर्स के लिए या चुपचाप सुनने लगे, चाहे वो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के बिलीवर्स हों या नहीं। बस खाने वाली पिजन्स उड़कर आसमान की तरफ भागे। गोंग गोंग गोंग। गोंग बजते वक्त कोई नहीं हिला।
अर्ल मिस्ट्रल भी, जो रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में था, वहां भारी चेहरे से स्टिल खड़ा रहा। उसका विजन वापस आ गया था, लेकिन उसे सिर्फ ग्रेइश ब्लू या लाइट ब्लू कपड़े पहने वर्कर्स और एक जैसी बाइसिकल्स दिखाई दी। इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिला। और हां, अर्नेस्ट बोयार को कोई चोट नहीं आई। जरूर उसने न्यूज़पेपर बॉय को प्रॉब्लमैटिक माना, न्यूज़पेपर देखकर जो सैंग्विन विस्काउट के हाथ में थी, लेकिन उसने परस्यू करने की कोशिश नहीं की। क्लियरली वो पावर जो एंजल लेवल की थी, वो लो या मिड सीक्वेंस बियॉन्डर की नहीं थी। इसका मतलब था कि एमलिन के फैक्शन के पास एटलीस्ट एक डेमीगॉड वहां छिपा हुआ था। मिस्ट्रिल को लगा कि अगर उसने एक्शन लिया तो वो जरूर रुकवाया जाएगा या फिर उसका बदला लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जहां आसानी से पता चल जाए और पता ना हो अपोनेंट्स कहां छिपे हैं, मिस्ट्रिल को लगा कि ये प्रॉब्लम है। ऐसे केसेस में परस्यू करना सिर्फ मैटर को और खराब करेगा। और हां, सैंग्विन के लिए ये तो एक टेस्ट था। अगर एमलिन के फैक्शन ने डेमीगॉड मोबिलाइज किया तो वो उस पावर हाउस को पकड़ सकते थे अर्नेस्ट बोयार की प्रोटेक्टिव मेजर्स की वजह से, और ओथ ऑफ रोज के थ्रू मिस्ट्रल अटैकर की आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मैटर को इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट तक ले जाएंगे। उनके प्लान्स में सिर्फ अर्ल मिस्ट्रल को इन्वॉल्व किया था, ताकि वो दूसरे पार्टी को रोक सके और अर्नेस्ट बोयार को कोई नुकसान न पहुंचे। करंट सिचुएशन में उन्होंने इनिशिएटिव खो दी थी। परस्यू करने को फोर्स करना डेमीगॉड्स की बैटल तक ले जा सकता था, और बैकलैंड में सेंट हायरलैंड कैथीड्रल के आसपास ये सुसाइड के बराबर था। और हां, मिस्ट्रल के लिए, जबकि दूसरे डेमीगॉड ने पर्सनली एक्शन नहीं लिया, सिर्फ ऑक्सिलरी हेल्प दी थी, पर्सनली एक्शन लेना और परस्यू करना डेकोरम का लॉस था और एक सैंग्विन अर्ल की रेपुटेशन के लिए इंसल्ट। मैं देखता हूं आगे क्या होता है। मिस्ट्रल के फेशियल मसल्स फड़क गए जब उसने अपने लेफ्ट हैंड की घोस्टली ब्लू रिंग को एक बार फिर घुमा दिया। 12 गॉन्ग बजने के बाद एमलिन चलना शुरू किया। वो फाउंटेन के पास से घूमा और पिजन्स के बीच से होकर सेंट हायरलैंड स्क्वायर के दूसरे एंड पहुंचा। तभी उसने अर्नेस्ट को देखा, जिसका बैक थोड़ा झुका हुआ था, आधा स्टेप भी हिलने से डर रहा था। उसने उल्टी हुई कैरेज, टेल हिलाता घोड़ा और दर्द से भरा चेहरा लिए कैरेज ड्राइवर को देखा। एमलिन पास गया, वॉलेट निकाला और 100 पाउंड निकाले। उसने कैरेज ड्राइवर को दिए और बोला, ये तुम्हारा कॉम्पनसेशन है। कैरेज ड्राइवर का चेहरा ब्लैंक लेकिन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड भी था। रेंटल कैरेज उसकी नहीं थी, वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉई था। घोड़ा स्टार्टल्ड होने की वजह से कैरेज डैमेज होने पर उसे कुछ पल के लिए पिंच हुई। उसके बाद एंग्जाइटी और डिस्पेयर ने उसका दिमाग छीन लिया। उस छोटे से वक्त में कैरेज ड्राइवर के दिमाग में अलग अलग थॉट्स आए। वो मेनली 3 टाइप्स के थे। एक था कि वो फ्रोजन जेंटलमैन को डराए और उससे कॉम्पनसेशन दिलवाए, ताकि उसका फैमिली बिखरे ना और उसके बच्चे छोटी उम्र में फैक्ट्रीज में काम न करें। दूसरा ऑप्शन था कि वो तुरंत घोड़े को गैंगस्टर के पास ले जाए और बेच दे, फिर वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ घर जाए और बैकलैंड छोड़ दे। लास्ट ऑप्शन था कि वो अपने फैमिली को उनकी रेंटेड जगह से शिफ्ट कराए, फिर वो कैरेज के ओनर से अपील करे, होप करे कि वो इंस्टॉलमेंट्स में दे सके। अगर वो अग्री नहीं करता तो वो जेल जाना पसंद करेगा, लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं देगा। अब अचानक 100 पाउंड मिलने पर उसका दिमाग ग्रॉगी हो गया। वो बेवकूफ सा हो गया। 100 पाउंड एक ब्रांड न्यू रेंटल कैरेज खरीदने के लिए काफी थे, और उससे भी ज्यादा। एमलिन ने कैरेज ड्राइवर को इग्नोर किया और अर्नेस्ट की तरफ देखा। अब सब ठीक है। तुम ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, तुम यहां हो, कैसे ठीक हो सकता है? अर्नेस्ट ने अंदर ही लैंपून किया जब उसने अपनी लेफ्ट हैंड की घोस्टली ब्लू जेम वाली रिंग घुमा दी। किसी अननोन रीजन से उसे लगा कि उसे एमलिन वाइट पर बिलीव करना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए। एमलिन ने एक झटके से देखा, अचानक टर्न किया और तेजी से एक एली में चला गया। अर्नेस्ट सबकॉन्शियसली अपने स्ट्राइड को ओपन किया और पीछे पीछे फॉलो करने लगा। वो हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े रहा। 2 सैंग्विन तेजी से चल रहे थे, एक भाग रहा था और दूसरा चेज कर रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया। जब अर्ल मिस्ट्रल ने महसूस किया कि 2 सैंग्विन उसकी स्पिरिचुअलिटी की रीच से बाहर हैं, तो उसने पेड ओथ ऑफ रोज के कनेक्शन का यूज किया और अनहरीडली पीछे फॉलो करने लगा। एमलिन कभी कभी डिटूअर्स लेते, शॉर्टकट्स लेते और कभी कभी वापस उसी जगह आ जाते जहां वो पहले थे। इससे ये गैस करना मुश्किल था कि उनका डेस्टिनेशन कहाँ है। और अर्नेस्ट, जैसे एक बुल रेड क्लॉथ देखता है, पीछे नहीं हटा। अननोइंगली 2 सैंग्विन ब्रिज के साउथ में रोज स्ट्रीट पहुंचे। तभी एमलिन ने अचानक स्पीड बढ़ा दी। उसे डर नहीं था कि लोग उसकी आफ्टर इमेजेस देखेंगे। वो हार्वेस्ट चर्च में भाग गया। अर्नेस्ट ने भी वही किया। नहीं, अच्छा,
दूर से अर्ल मिस्ट्रिल बस उन्हें रोकने वाला था, तभी अर्नेस्ट हार्वेस्ट चर्च के एंट्रेंस के अंदर वैनिश हो गया। कचा। अर्ल के पैर के नीचे एक टाइल टूट गई। कैथेड्रल के अंदर आकर अर्नेस्ट को रियलाइजेशन हुआ। फिर उसने एक फिलर देखा जो ब्राउन प्रीस्ट रोब पहने सारे प्यूज के आगे खड़ा था। वो एक माउंटेन की तरह दिख रहा था। साथ ही पूरी कैथेड्रल भारी हो गई, जैसे एक जेल हो। ऐसा लगा जैसे वो जमीन के साथ फ्यूज हो गई हो। अर्नेस्ट का दिमाग तुरंत बज हो गया और उसके माइंड में एक और आवाज आई। पहले हिप्नोसिस से जागते ही अपने पास की सारी चीजें एमलिन वाइट को फेंक दो। शफलिंग साउंड्स के बीच अर्नेस्ट ने अपनी सैश उतारी, ब्रूच फेंका और अलग अलग आइटम्स एमलिन वाइट की तरफ फेंके। इसमें उसकी सिल्वर पॉकेट वॉच और कैश से भरा वॉलेट भी था। उसके हाथ की न्यूज़पेपर जमीन पर गिर गई, जिसमें से एक पेपर कार्ड निकला। पेपर कार्ड पर जस्टिस की गॉडेस चेयर पर बैठी थी, स्वॉर्ड और स्केल पकड़े। वो टैरो कार्ड था, जस्टिस। चैप्टर 1003 रिटोर्नेलो। अपने कपड़ों के अलावा सब कुछ फेंकने के बाद अर्नेस्ट बोयार कुछ पल के लिए स्टन रह गया, फिर अपने होश में आया। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने क्या किया है? इस सैंग्विन वाइसकाउंट को आखिर वो बातें याद आईं जो उसने जानबूझकर भुला दी थीं। वो पेयर ऑफ एमरल्ड ग्रीन लिम्पिड आइज। एक साइकोलॉजिकल क्यू नहीं, हिप्नोसिस। अर्नेस्ट बोयार ने गुस्से और इरेजिस्टिबल हॉरर से अपने आसपास देखा, इंस्टिंक्टिवली अपनी सिचुएशन को समझा। फिर उसकी नज़र माउंटेन जैसे फिगर पर पड़ी। उसने फादर उत्रावस्की को देखा, जिनकी थिन और स्पार्स आईब्रोज थीं। तुरंत ही अर्नेस्ट बोयार के दिमाग में अलग अलग थॉट्स दौड़ने लगे और एक दूसरे से टक्कर खाने लगे। उसने जल्दी से एक इंटेंस थॉट निकाला। उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया और तुरंत बोला, मैं यहां 1 महीने का वॉलंटियर वर्क करने आऊंगा। एमलिन की प्रेडिकमेंट बैकलैंड के सैंग्विन में पहले ही फैल चुकी थी। अर्नेस्ट बोयार फादर उत्रावस्की को अच्छे से जानता था और उसे पता था कि अगर उसने फाइट भी की तो वॉलंटियर वर्क करने की फेट से बचना मुश्किल है। इससे अच्छा है कि वो सरेंडर करे और अपने लिए बेनिफिशियल कंडीशंस चूज करे। कम से कम मेरे माइंड में कोई क्यूज प्लांट नहीं होने चाहिए और मेरा फेथ अर्थ मदर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये थॉट अर्नेस्ट के दिमाग में फ्लैश हुआ। उसने उत्रावस्की के हाथ में एक लैंटर्न देखा, जिसमें एक अजीब सी कैंडल थी जो इंसान की स्किन से ढकी हुई लगती थी, जिसमें प्रोट्रूडिंग लंप्स थे। कैंडल लाइट की फेंट इल्यूमिनेशन में अर्नेस्ट की प्यूपल्स फिर फैल गई। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट रह गया जो रेजोनेट कर रहा था, एक और साइकोलॉजिकल क्यू। उस पल उसने महसूस किया कि उसके दिल में ग्लूमीनेस गहरी हो गई। ठीक है, उत्रावस्की ने हाँ में सर हिलाकर अर्नेस्ट बोयार की रिक्वेस्ट मान ली। एमलिन ने अपनी स्मगनेस और प्लीज्ड स्माइल को रोक कर रखा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजों की तरफ देखा, जैसे एक फार्मर हो जो अभी बाउंटिफुल हार्वेस्ट काटे। स्क्वायर के नॉर्थ वेस्ट में एक रेस्टोरेंट की 3rd फ्लोर के प्राइवेट रूम में लाइट्स डार्क हो गईं और एक ह्यूज शैडो अपीयर हुआ। छोटे छोटे बैट्स डार्कनेस से बाहर निकले और जल्दी से एक साथ क्लम्प हो गए। धुआं उठा और सिल्वर हेड स्कारलेट आइड अर्ल मिस्ट्रिल उस जगह पर अपीयर हुआ जहां बैट्स थे। उसके आसपास सब कुछ नॉर्मल हो गया था। उसका सर्वेंट, एक मिडिल एज्ड मैन डार्क फॉर्मल सूट में, तुरंत आगे बढ़ा और बो करके पूछा, माय लॉर्ड, क्या अब आप अपना खाना लेंगे? वो ये नहीं बता सकता था कि सब कुछ स्मूथली हुआ या कुछ गलत हुआ, और न ही अर्ल के चेहरे से आउटकम की सक्सेस का पता चल सकता था, लेकिन वो ये पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिस्ट्रिल ने सर हिलाकर कहा, हाँ। वो कंपोज्ड चेहरा लेकर टेबल पर गया, घोस्टली ब्लू जेम वाली रिंग उतारी और बिना किसी डिस्पोजिशन में चिंक दिखाए बैठ गया। ऐसा लगा जैसे वो पिजन्स को खिलाने बाहर गया हो। ये रिच स्मेल कुछ यूनिक है, लेकिन खराब नहीं। अर्ल मिस्ट्रिल के नेबरिंग प्राइवेट रूम में क्लेन एक बहुत ऑर्डिनरी फेस पहने हुए था। सिविलियस क्यूजीन की डेलिकेसी लैम्ब ट्राइब पर कमेंट कर रहा था। ये पनिशमेंट ऑपरेशन टैरो क्लब के कुछ मेंबर्स की एक कोशिश थी, जिसमें द वर्ल्ड या मिस्टर फूल की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सोचकर कि मिस जस्टिस और द मून, एमलिन के पास ऐसे मैटर्स में 0 एक्सपीरियंस है और दूसरे मैटर्स में भी एक्सपीरियंस की कमी है, वो फाइनल सेफगार्ड के तौर पर इनकॉग्निटो एरिया में आया था। उसने पहले अपने मैरियनेट का यूज करते हुए द फूल को प्रे किया था, जबकि वो अपने प्राइवेट रूम के अटैच्ड बाथरूम में गया था और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचा था। करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ लाइट का यूज करते हुए उसने पूरे स्क्वायर और उसके आसपास को देखा था। वो पूरे टाइम सी गॉड सेप्टर पकड़े रहा, प्रिपेयर्ड कि कोई प्रॉब्लम हो तो लाइटनिंग स्ट्राइक दे सके। लेकिन आखिर उसने कुछ नहीं किया। सब कुछ उसकी सोच से ज्यादा स्मूथली हुआ। एक्सपीरियंस्ड द स्टार लेनर्ड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मिस जस्टिस, जो ऐसे मैटर्स में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी, उनने उसकी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी।
वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं थीं, कोई पैनिक के साइंस नहीं दिखा रही थीं। बिल्कुल सही। स्पेक्टेटर पाथवे की सीक्वेंस 6 इमोशंस को कंट्रोल में दूसरी पाथवेज के लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर से बहुत आगे है। अगर उसको अनईजी भी लगता तो उसने ऑपरेशन से पहले अपनी बियॉन्डर पावर से उसे रिजॉल्व कर दिया होता। क्लेन ने इनडिसर्नेबली सर हिलाकर दूसरी डेलिकेसी टेस्ट करना जारी रखा। विंडो के बाहर सेंट हियरलैंड स्क्वायर में लाइवली म्यूजिक से भर गया। फ्लूट, वायलिन, अकॉर्डियन और 7 स्ट्रिंग गिटार का एक्लेक्टिक मिक्स। एक रेंटल कैरेज सेंट हियरलैंड स्क्वायर के पेरीमीटर के गिर्द स्लोली घूम रही थी। लेनर्ड मिचेल, जो बैकलैंड ब्रिज के नॉर्थ बैंक वापस जाने के लिए तैयार था, स्क्वायर के बीच पिजन्स की तरफ एक नजर डाली और सप्रेस्ड आवाज में पूछा, ओल्ड मैन, इस ऑपरेशन के आउटकम पर तुम्हारा क्या कहना है? जब उसने अर्नेस्ट बोयार को ड्रीम में खींच लिया तो उसने लिमानोस ट्रैवल्स फ्लिप किया और एंजल्स एम्ब्रेस एक्टिवेट कर दिया। फिर वो कैरेज पर सीन छोड़कर चला गया, बाद के डेवलपमेंट से अनजान। उसके माइंड में पल्ले ज़ोरोवेस्ट ने जल्दी से जवाब दिया, फोर्थ एपॉक में एक कहावत है, डीटीज की माइट पर बिलीव करो। इसका मतलब है कि इस मैटर को मिस्टर फूल की टैसिट अप्रूवल मिल गई है, इसलिए सक्सेस पक्की है। लेकिन ओल्ड मैन टैरो क्लब के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मिस्टर फूल मोस्टली एक विटनेस है, इसलिए कोई टैसिट अप्रूवल नहीं है। लेनर्ड ने अंदर ही अंदर ममल किया और टॉपिक डाइवर्ट कर दिया। ये कहावत कंप्लीट क्यों नहीं लगती? उसने पल्ले ज़ोरोवेस्ट को टैरो क्लब की एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं बताई थी। उसने सिर्फ टैरो क्लब की जनरल सिचुएशन मेंशन की थी और हिम को उन मैटर्स के बारे में बताया था जो मिस्टर फूल ने अप्रूव किए थे। पल्लेज मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल सही, इस कहावत की एक सेकेंड हाफ भी है, लेकिन उनकी बेनेवलेंस पर ट्रस्ट मत करो। डीटीज की माइट पर बिलीव करो, लेकिन उनकी बेनेवलेंस पर ट्रस्ट मत करो। लेनर्ड ने साइलेंस में रिपीट किया, जबकि वो ब्रॉन्ज हार्ड कवर वाली नोटबुक की तरफ नीचे देख रहा था। फिर उसने विस्टफुली मटा किया, ये सच में एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट जैसा लगता है, और हाँ, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स को रिजॉल्व करना रिलेटिवली सिंपल है। इस ऑपरेशन से पहले इस बात का कंसिडरेशन दिया गया था कि मून डोमेन और डार्कनेस से रिलेटेड पाथवे के बियॉन्डर्स नाइटमेयर से रिलेटेड इफेक्ट्स के अगेंस्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस रखते हैं। लेनर्ड ओरिजिनली प्लान कर रहा था कि वो द वर्ल्ड क्लेन मॉरिटी से क्रीपिंग हंगर उधार लेगा, लेकिन बाद के डिस्कशन में मिस मैजिशियन ने लिमानोस ट्रैवल्स की ट्रेट्स मेंशन की, जिससे उसे एक बेटर ऑप्शन मिला। इसलिए क्लेन, जो ओरिजिनली एंजल्स एम्ब्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसने उसे क्रीपिंग हंगर 3 घंटे के लिए दिया। वेरियस यूजफुल बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड की गईं, जैसे ब्राइब वीकन। ये अब्राहम फैमिली की चीज है, पल्लेज ने साय करते हुए कहा। लेनर्ड को यह पहले से पता था। उसने इनडिसर्नेबली सर हिलाकर हाँ कही। फिर उसने पूछा, ओल्ड मैन, क्या तुम्हारे पास वो मिस्टिकल आइटम जो मैंने पहले मेंशन किया था, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को वीकन या कंट्रोल करने का कोई तरीका है? तुम उसे मिस्टिकल आइटम कहते हो? वो तो कुछ ऐसी चीज है जिसे सीलिंग की जरूरत है। पल्लेज ने पहले लेनर्ड को डांटा, फिर बोला, क्या तुमने नहीं कहा कि उसकी लाइव कैरेक्टरिस्टिक है? इससे रिजॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। लेनर्ड रिलीव्ड महसूस किया और फिर से विंडो की तरफ देखा। सेंट हियरलैंड कैथीड्रल को देखा, जिसके पार्ट्स फैक्ट्रीज जैसे दिखते थे। फेल्प्स स्ट्रीट, नॉर्थ बोरो सेंट सैमुअल कैथीड्रल के आसपास लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के एंट्रेंस पर। अपने कपड़े बदलने के बाद ऑड्री एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह कैरेट से उतरी। उसने अपना पेपर बॉय अटायर पहले से तैयार किए हुए होटल रूम में उतार दिया था, और वो रूम एमलिन के इंस्ट्रक्शंस पर किसी ने रिजर्व किया था। इसका ऑड्री से कोई लेना देना नहीं था। इस पल लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के एंट्रेंस पर लोग आने जाने लगे, लेकिन ऑड्री बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ गई। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे वो दूसरे वर्ल्ड में रहती हो। ऑड्री ब्रिस्कली फॉयर में गई, सेकेंड स्टोरी पर गई और डायरेक्टर्स के ऑफिस की तरफ बढ़ी, और हर वो शख्स जिसके सामने से वो गुजरी, जैसे उसके साथ एक गेम खेल रहे हों, प्रिटेंड कर रहे हों कि उन्होंने उसे नहीं देखा। वो इस बात से पजल्ड नहीं थे कि ये अननोन लड़की अंदर क्यों है। ऑड्री बस ऑफिस में दाखिल ही होने वाली थी, तभी उसने अंदर से एक फेमिलियर आवाज सुनी। मिस ऑड्री, ये अमाउंट है डोनेशंस की जो हमने इस हफ्ते गैदर किए हैं। ऑड्री अपने होठों के कॉर्नर्स को कर्ल किए बिना नहीं रह पाई और उसने अजार दरवाजे को जेंटली धक्का दिया और अंदर चली गई। ऑफिस के अंदर एक स्टाफ मेंबर डॉक्यूमेंट्स का स्टैक पकड़े हुए डेस्क के पीछे बैठी हुई शख्स को दिखा रहा था। डेस्क के पीछे एक गोल्डन रिट्रीवर बैठी थी, जिसके गले में गोल्ड रिम्ड ग्लासेस का एक पैर लटक रहा था। वो डायरेक्टर की सीट पर बैठी कैजुअली डॉक्यूमेंट्स को फ्लिप कर रही थी और बोली, वो इशू नहीं होगा। स्टाफ मेंबर ने फिर डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए और गोल्डन रिट्रीवर की तरफ मुस्कुराया। फिर मैं चलता हूं, मिस ऑड्री। उसके पीछे ऑड्री ने अपनी हंसी को रोककर सोफा पर बैठकर देखा।
उसने साइलेंटली स्टाफ मेंबर को जाने दिया, गोल्डन रिट्रीवर को दूसरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए इंटरप्ट नहीं किया। सूजी सीरियसली अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही थी। डर रही थी कि कुछ गलत हो गया तो उसका एक्टिंग अफेक्ट हो जाए, इससे ऑड्री के मैटर्स पर असर पड़े। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पजल्ड होकर आसपास देखा। ऑड्री, क्या तुम वापस आ गई हो? तुमने कैसे नोटिस किया? ऑड्री सोफा से उठी और सूजी की नजर में आ गई। इस ऑपरेशन के लिए उसने सूजी से खास बात की थी। उसने लैटर को लो एंड चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में काम करने के लिए रिप्लेस किया। फिर गोल्डन रिट्रीवर को साथ लेकर उसने उस दिन इंटरैक्ट करने वाले सभी स्टाफ मेंबर्स को हिप्नोटाइज कर दिया, उन्हें सूजी को ऑड्री समझने के लिए। किसी भी पॉसिबल विजिटर्स के लिए उसने अपने स्टाफ को बताया था कि सिर्फ आफ्टरनून में गेस्ट्स आएंगे, और हिप्नोसिस से बाहर आने का सिग्नल था कैथीड्रल की बेल्स आफ्टरनून 2 बजे। सूजी ने ऑड्री को देखते ही चेयर से छलांग लगाई, एग्जैस्परेशन में कहा, 2 बजने को हैं। सही है। ऑड्री ने अंदर ही सिली फेस बनाई और स्मॉल लाउंज में दौड़कर अपने कपड़े बदल लिए। उसने लाइज फ्लेम कंट्रोलिंग पावर्स का यूज करके अपनी पहली डिस्गाइज को जला दिया। अपने ऑफिस वापस आकर और अपनी सीट पर बैठकर वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथ जोड़े और होठ लाइटली पर्स किए। सच कहूं तो वो हमेशा नर्वस थी, लेकिन उसने ऑपरेशन से पहले अपने ऊपर प्लकेट कास्ट कर दिया था, जिससे कोई स्लिप अप ना हो जाए। अब याद करके क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमने तो ये भी डिस्कस किया था कि जो अफेक्ट हुए हैं उनका कॉम्पनसेशन कैसे करेंगे। ऑड्री, वेल डन। ब्लॉन्ड ग्रीन आइड ब्यूटी के चेहरे पर एक स्माइल चमकी और उजला हो गई। इस ऑपरेशन के बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी हिप्नोटिस्ट पोशन सिग्निफिकेंट अमाउंट में डाइजेस्ट हो गई है। और हाँ, उसने एक बात कंफर्म कर ली, मिस्टिकल आइटम हैंड ऑफ हॉरर जो ब्राइब चार्म के साथ आता है, हिप्नोसिस के साथ परफेक्टली काम करता है। हाँ, मैंने ये भी सीखा कि मिस्टर मून का नाम एमलिन वाइट है। उसने मैटर छिपाने की बॉदर नहीं की, क्योंकि उसे मुझे बताना ही था, नहीं तो हम अपने ग्रे रैट। क्लाइन की आईलिड्स फड़क गई। उसने कोई देर नहीं की और अपने हाफ ओपन रूम में वापस आया, बैल्कनी छोड़ा और मास्टर बेडरूम में दाखिल हुआ। फिर वो बाथरूम में चला गया। उसने एक एडिक्वेट पेस में चलते हुए, ऐसे जैसे ये पूरी प्रोसेस डेली रूटीन की तरह रिपीट कर रहा हो। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए क्लाइन ने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लिए और ग्रे फॉग से होकर गुजरा, जो रेविंग और रोर से भरा हुआ था। आखिरकार द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठ गया, और इससे पहले उसने अपने वैलेट इनूनी, जो कॉरिडोर में खड़ा था, से सॉफ्टली सी गॉड कल्वेटुआ को प्रे करवाया। करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उसने सी गॉड सेप्टर को बुलाया और अपनी विजन एक्सपैंड करना शुरू किया। फिर उसने उस कैरेज को लॉक किया जो मक्ट की रेजिडेंस 39 बोकलैंड स्ट्रीट की तरफ जा रही थी। और इस बार ग्लास विंडो के सहारे लीजरली सीनरी देखने वाला कोई ग्रे रैट नहीं, बल्कि एक यंग मैन था जो सिल्क टॉप हैट और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए था। उसके ब्लैक बाल और ब्लैक आंखें थीं। उसका चेहरा पतला और ब्रॉड फोरहेड था। वो क्रिस्टल मोनोकल पहना था और उसके होठों पर एक फेंट स्माइल थी। वो कोई और नहीं, ब्लास्फीमर, एंजल ऑफ टाइम, क्रिएटर का बेटा अमोन था। क्या कुछ कि क्लाइन पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसकी एंग्जाइटी ने उसे पूरी तरह से ठंडा कर दिया। अमोन क्लियरली अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अपीयर हुआ था, लेकिन रैट डेमीगॉड की डेस्टिनी स्टील करने के बाद ही ग्रे रैट के रूप में सभी की आंखों में था, बिना किसी सस्पिशन के। उसके और उसके भाई एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के पास कुछ सिमिलर पावर्स थे। ये सोचकर ही दिमाग में डर पैदा हो जाता था, लेकिन इंट्रिंसिकली ये अलग थे। अगर ग्रे फॉग ना होता और मिला इस जगह पर ज्यादा कंट्रोल ना होता, तो मैं भी इसे डिस्कवर नहीं कर पाता। क्लाइन ने एक साथ खुशी और डर महसूस किया। उसने अमोन के अवतार्स को ढूंढने के लिए अपनी विजन एक्सपैंड की। डेस्टिनी ग्राफ्टिंग के कंपैरिजन में पैरासिटाइजिंग के साइंस ज्यादा क्लियर थे, लेकिन क्लाइन को इस बार कुछ नोटिस नहीं हुआ। चाहे वो कैरेज के दूसरे पैसेंजर्स हों जो घोड़े कैरेज को खींच रहे हों, या फिर आसपास के पेड़ और हवा, कहीं भी पैरासिटाइजिंग का साइन नहीं था। ये लेनर्ड के ग्रैंडपा ने जो कहा उससे अलग है। क्या एक अमोन के अपीयरेंस का मतलब कई अमोन का साथ होना नहीं है? ही क्लियरली जानता है कि ही एवरनाइट चर्च के बिजारो सॉर्सरर ने डिस्कवर हो गया है, और ही सस्पेक्ट करता है कि बोकलैंड स्ट्रीट सर्वेलेंस में है। इसलिए उसने सिर्फ एक सिंगल अवतार भेजकर सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्लाइन ने फ्राउन करते हुए थियरीज बनाई। उसे करंट डेवलपमेंट को हैंडल करने का तरीका थोड़ा अनश्योर लगा। जरूर, उसने पैलेस ज़ोरोआस्ट को याद किया जो कह रहे थे कि अगर एक अवतार रिजॉल्व हो जाए, ही बोकलैंड स्ट्रीट के सारे अमोन को एलिमिनेट कर सकता है। और अब बोकलैंड स्ट्रीट में सिर्फ एक ही अमोन है। एक्शन लेने का परफेक्ट टाइम है। पहले मैं एक्सपर्ट की ओपिनियन सुनता हूं। क्लाइन ने तुरंत लॉन्ग ब्रॉन्ज टेबल के दूसरे एंड पर द वर्ल्ड गैरमन स्पैरो की फिगर कंजर की और उसे रेवरेंटली और पायसली प्रे करने को कहा।
ऑनरेबल मिस्टर फूल, प्लीज इन्फॉर्म लेनर्ड मिचेल कि अमोन 39 बोकलैंड स्ट्रीट पर अपीयर हो गया है, लेकिन सिर्फ एक है। जब गेरमन स्पैरो प्रे कर रहा था, क्लाइन ने कैरेज को मॉनिटर करना बंद नहीं किया। उसने हेजल को लाइट कलर ड्रेस में उतरते और अपने फॉयर में जाते देखा। अमोन, जो मोनोकल और ब्लैक ट्रेंच कोट पहने हुए था, कंप्लीट कंपोजर के साथ उसके पीछे चल रहा था। बिना किसी कंसीलमेंट के होने के बावजूद सर्वेंट्स ने उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। ऐसा लगा जैसे मिस हेजल के पीछे सिर्फ हवा या कोई इनकंस्पिक्यूअस क्रीचर हो। कभी कभी फीमेल सर्वेंट्स जमीन की तरफ देखतीं और डर के मारे चौंक जातीं। जैसे ही वो चिल्लाने वाली होतीं, अपना मुंह खोलते ही वो भूल जातीं कि वो क्या करने वाली थीं। अमोन फॉयर से गुजरा और स्टेयर केस पर चढ़ गया। क्रिस्टल मोनोकल को पिंच करते हुए अमोन ने अपने हाथ अपनी पॉकेट्स में डाल लिए। रिंग्ड ट्रांसपेरेंट वर्म्स उसकी बॉडी से बाहर निकलकर हर तरफ रेंगने लगे, फिर वैनिश हो गए। इससे क्लाइन की स्कैल्प टिंगलिंग होने लगी। उसे पैलेस ज़ोरोआस्ट की अमोन की पैरासिटाइजिंग पावर की डिस्क्रिप्शन याद आई, एक प्लेग लाइक इन्फेक्शन। हेजल का मूड रिसेंटली बहुत अच्छा था। इसका कारण ये था कि उसका टीचर ट्रूली पागल नहीं हुआ था। पहले जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था और उसने उसे फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर लिया था। इससे उसे सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेज मिली। उसने पोशंस की एसेंस सीखी और एक्टिंग मेथड समझी। उसे क्रिप्टोलॉजिस्ट तक एडवांस करने का मौका मिला। वो अब सीक्वेंस 7 बियॉन्डर थी। तो दुनिया में ऐसा मैजिकल साइड भी है। मैं कब डेमीगॉड बन पाऊंगी और अपने मॉर्टल कॉइल्स से छूट पाऊंगी? हेजल ने हैंगिंग वॉल क्लॉक की तरफ देखा और अपनी संकन टमी को रब किया। उसने डिसाइड किया कि आज अपनी मदर से हाई टी सेशन को आगे करा दे। आखिर कोई गेस्ट्स भी नहीं थे। दोपहर में उसने बाहर खाने जाने का बहाना लेकर अपने टीचर को वापस ले आई थी। उसने एक्टिंग का मौका भी लिया था और कुछ खाया नहीं था। ये सोचकर उसने अपने टीचर की तरफ देखा, जो ग्रे रैट सोफे के लेदर कुशन पर लेटा हुआ था। रैट ने अपनी फ्रंट पॉ उठाई और अपनी राइट आई पर प्रेस किया। क्या तुम्हें कुछ खाने की जरूरत है? हेजल ने रेवरेंटली पूछा। रैट ने अपनी फ्रंट पॉ नीचे की और अनहरिडली जवाब दिया, जरूरत नहीं है। ठीक है टीचर। हेजल ने मुड़कर आगे चलना शुरू किया। अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। उसकी लेडी मेड कॉरिडोर के साथ खड़ी थी, लीजरली कॉरिडोर के एंड में बालकनी की तरफ देखते हुए, जैसे वो आफ्टरनून स्काई की तारीफ कर रही हो। हेजल ने इनडिसर्नेबली फ्राउन किया और कहा, इस जगह को गार्ड करो, किसी को अंदर मत आने देना। लेडी मेड ने उसकी तरफ एक झटके से देखा और मुस्कुरा दी। जी मिस। तभी हेजल अपना बेडरूम छोड़ी और सेकंड स्टोरी की एक्टिविटी रूम की तरफ गई। वहां उसने अपनी मदर मैम रियाना को ढूंढा। ये लेडी, जिसके ब्लैक ग्रीन बाल थे, अपनी लेडी मेड से एक पैर जेम एम्बेडेड ग्लासेस ले रही थी, जिस पर गोल्ड चेन लटकी हुई थी। ये आईसाइट करेक्शन टूल से ज्यादा एक एक्सेसरी थी। मत कहो कि तुम्हें पसंद नहीं है, हेजल ने पजल्ड होकर पूछा। मैम रियाना के होठों के कॉर्नर्स थोड़े से कर्ल हो गए। अब मुझे पसंद है, ये कहते हुए उन्होंने ग्लासेस पहन लीं। जब हेजल कुछ कहने ही वाली थी, उन्होंने फुटस्टेप्स आते हुए सुने। उन्होंने मुड़कर देखा। उनके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मक्ट जल्दी घर आ गए। फादर, आपने नहीं कहा था कि आप मिलिट्री वेटरन्स मेस में होंगे? हेजल ने पासिंग में पूछा। आज वहां कोई नहीं था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मक्ट ने अपना राइट हैंड उठाकर अपनी आंखों के दोनों साइड्स को पिंच किया। हेजल ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और सर हिला दिया। परफेक्ट, हम लोगों ने काफी टाइम से साथ हाई टी नहीं की। बिल्कुल सही। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मक्ट और मैम रियाना एक साथ हंसते हुए बोले। उनके होठों पर फेंट स्माइल थी। 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर लेनर्ड, जो अभी सेंट हियरलैंड स्क्वायर से वापस आया था, सोफे पर लेट गया और अपने पैर कॉफी टेबल पर रख दिए। कोई इन्फॉर्मेशन ना मिलने पर वो मानता था कि पनिशमेंट ऑपरेशन परफेक्ट एंड तक पहुंच गया था, जिससे वो स्पॉइल्स ऑफ वॉर की उम्मीद कर सकता था। ओल्ड मैन, आपने नहीं कहा था कि सैंग्विन विस्कॉन्ट के पास कई मिस्टिकल आइटम्स थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या थे? लेनर्ड ने सॉफ्टली पजल्ड होकर पूछा। उसके माइंड में पैलेस ज़ोरोआस्ट ने हरम्फ किया। उस लेवल की आइटम्स मेरी नोटिस के लायक नहीं हैं। लेनर्ड अभी और प्रेस करने ही वाला था कि उसकी विजन अचानक ब्लर हो गई। उसने बाउंडलेस ग्रेइश व्हाइट फॉग और गेरमन स्पैरो की ब्लरी फिगर देखी और साथ ही उसकी प्रेयर। अमोन 39 बोकलैंड स्ट्रीट पर अपीयर हो गया है, लेकिन सिर्फ एक है। अमोन अपीयर हो गया इतनी जल्दी? लेनर्ड, जो पहले से रिलैक्स था, तुरंत अपने पैर वापस खींचकर सीधा बैठ गया। उसे पनिशमेंट ऑपरेशन शुरू होने से पहले से भी ज्यादा एंग्शियस हो गई। उसने जल्दी से पैलेस ज़ोरोआस्ट को क्लाइन के शब्दों से इन्फॉर्म किया और पूछा, ओल्ड मैन, अब क्या करें? ऑपरेशन शुरू करें? लेकिन सिर्फ एक ही अमोन अवतार है।
पैलेस ज़ोरोआस्ट ने 2 सेकंड्स के लिए चुप रहा और कहा, अगर सिर्फ एक अमोन है इसका मतलब है कि ही के पास कोई और मोटिव्स हैं। लेकिन फोर्थ हीपॉक की कहावत है, देयर्स नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब शुरू हो चुका है तो हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम इसमें और देर करें तो अमोन पूरी स्ट्रीट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा ही ज़रूर ड्वेन दांतेस की अबनॉर्मैलिटी डिस्कवर कर लेगा। क्लाइन रियल वर्ल्ड में वापस आया और बाथरूम से बाहर आया। उसने पहले से ही करस्पॉन्डिंग प्रेपरेशंस कर लिए थे। उसके लेफ्ट हैंड में क्रीपिंग हंगर और राइट हैंड में ऑब्सीडियन से कार्व्ड एम्ब्लेम था। फिर उसने इनूनी को स्नैप करके फ्लेमिंग जंप का इस्तेमाल करते हुए 39 बोकलैंड स्ट्रीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मक्ट के घर में दाखिल हो जा, गेरमिन स्पैरो की अपीयरेंस के साथ। स्पिरिट स्ट्रिंग थ्रेड्स का कंट्रोल तुरंत क्लाइन को ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये सिर्फ वास्ट ओशन में डूब गया, जैसे कोई रिएक्शन के बिना। उसने अपने मरियोनेट का कंट्रोल खो दिया था। ये क्लाइन की आईलिड फड़क गई जब उसने मास्टर बेडरूम के दरवाजे के क्रीक करने की आवाज़ सुनी। ये इनूनी था। ये यूज जो लोएन और बलम का खून था, दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, बिल्कुल क्लाइन के कंट्रोल से बाहर। फिर उसने अपनी पॉकेट से एक क्रिस्टल मोनोकल निकाला, स्लीव से उसे रब किया और लीजरली उसे अपनी राइट आई पर पहन लिया। फिर उसने ड्वेन दांतेस की तरफ देखा, होठों के कॉर्नर्स को कर्ल करते हुए। तुम्हें ढूंढ लिया। बेडरूम का मूड फ्रीज हो गया जब इनूनी जो मोनोकल को पिंच किए हुए था, बोला, फ्लोरा जेकब की डेस्टिनी बहुत एबनॉर्मैलिटीज से भरी थी और ये मेनली इसी स्ट्रीट से आई थी। इसने मेरा इंटरेस्ट जगाया और मैंने कुछ टाइम लगाया सोर्स को डिस्टिंग्विश और ढूंढने में। मुझे इतने दिन लगे तुम्हें ढूंढने में। मैं इस मिरर से अनजान नहीं हूं और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इसे इतना इंग्रेशिएट करे किसी के साथ। ये सच में एक इंटरेस्टिंग मैटर है। शायद मुझे तुम्हारी डेस्टिनी स्टील कर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। सही, तुम शायद इसकी ओरिजिन्स नहीं जानते। ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। चैप्टर 1005 फोर्थ मूवमेंट। मोनोकल पहने हुए इनूनी की अपीयरेंस में अमोन कोई इन्फिल्ट्रेटर या असेलेंट नहीं, बल्कि एक विजिटर लग रहा था, जैसे ही ईगरली अपनी किए गए प्रेपरेशंस और एरोडीज की ओरिजिन्स मेंशन कर रहा था। सेंटेंस खत्म करने से पहले ही रुक गया। सामने वाला ड्वेन डांटेज एक गंदी ग्रे रैट में बदल चुका था। रैट ने अपनी राइट क्लॉ उठाई, अपनी आंख पर प्रेस किया। इसी दौरान 160 बोकलैंड स्ट्रीट के गार्डन में अपने पतले और कट ब्लैक हेयर्ड ब्राउन आइड चेहरे के साथ गेरमिन स्पैरो एक बंच रोजेस के बीच में अपीयर हुआ। जब अमोन कुछ हाईली एंटाइसिंग कह रहा था, ही ने चुपके से एक वॉर्म ऑफ टाइम स्प्लिट ऑफ किया था, क्लाइन के बॉडी में इन्वेड कर पैरासिटाइज करने की कोशिश करने के लिए। लेकिन क्लाइन पूरा टाइम हाई अलर्ट पर था। उसने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के चेंजेस से इस अटेम्प्ट को डिटेक्ट कर लिया और उसने क्रिटिकल मोमेंट पर जल्दी से एक मैरियोनेट क्रिएट करके लोकेशन स्वैप कर लिया। साइलेंटली मिक्स्ड ब्लड यूथ जैसे दिखने वाला अमोन क्लाइन के सामने अपीयर हुआ। उसके पीछे एक 12 रिंग्ड ट्रांसपेरेंट वर्म 3rd फ्लोर से गिरकर हिज बॉडी में वापस आ गया। और उसी पल गार्डन की सॉइल के अर्थवर्म्स, जंगल के इंसेक्ट्स, शैडोज के रैट्स सब बाहर निकले, या तो गेरमिन स्पैरो और अमोन की तरफ स्वॉर्म करने लगे या फिर इस रीजन से भाग रहे थे। क्लाइन ने सब्र से अमोन की बात सुनी। इसका मेन रीजन ये था कि वो उस टाइम का इस्तेमाल मैरियोनेट्स बनाने के लिए कर सके। एक बिजार सॉर्सरर के लिए वो सिर्फ अपने मैरियोनेट्स के साथ ही कंप्लीट होते हैं। अमोन अभी भी एक्शन लेने में जल्दी नहीं कर रहा था। ही ने अपनी आई सॉकेट में डीप एम्बेडेड मोनोकल को पिंच किया और आसपास देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे एक्शंस अक्सर तुम्हारी प्रॉब्लम्स एक्सपोज कर देते हैं। एक मास्टर ऑफ डिसीट के लिए तुमने जो किया वो सब मेरे लिए काफ़ी था तुम्हारी वीकनेस डिटेक्ट करने के लिए। इतनी टेंस और डेंजरस सिचुएशन में तुमने एक्चुअली अपने सर्वेंट्स को कंसिडर किए बिना रैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और अर्थवर्म्स को अपने मैरियोनेट्स में कन्वर्ट करने का ऑप्शन चूज किया। ये मुझे क्या बताता है? ये कहता है कि तुम्हारे पास आउटस्टैंडिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं। तुम अभी भी खुद को ह्यूमन समझते हो और उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ये पॉइंट पकड़कर, चाहे मेरा अवतार तुमसे इन्फीरियर हो, फिर भी तुम्हें ब्रेक करना आसान है। तुम चाहे भी तो मर भी नहीं पाओगे। सही, तुम अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को सीक्रेटली कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दो, क्योंकि तुम वो स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर रहे हो जो मैंने चुराए हैं। वो तुम्हारे बटलर, तुम्हारी मेड और तुम्हारे कोचमैन के हैं। अगर ये आगे चलता रहा तो मुझे डर है तुम डीप सेंस ऑफ गिल्ट फील करोगे। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स भी चोरी हो सकती हैं? नहीं, ये ग्राफ्टिंग जैसे लगता है। क्लाइन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा फ्रोज हो गया जब उसने अमोन के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल टर्मिनेट कर दिया। उसने सब्र किया था, अमोन को बकवास करते रहने दिया, मेनली इसलिए क्योंकि वो चुपके से अमोन के अवतार को अपना मैरियोनेट बनाने की कोशिश कर रहा था।
एक बिजार सोर्सरर के लिए ऐसी बैटल्स जिसमें वो टाइम वेस्ट करे और सीक्रेटली अपना इन्फ्लुएंस डाले, वो सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा एंजॉय करने वाली चीज होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश उसे ब्लास्फीमर अमॉन मिल गया, मरॉडर पाथवे का करंट पिनाकल एग्जिस्टेंस। चाहे वो सिर्फ एक अवतार ही क्यों ना हो, वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। क्लाइन को एक्चुअली शक था कि अमॉन के शब्द एक छल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे देख नहीं पाया। वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे टाइम में उसे एक स्पेक्टेटर की मदद की जरूरत थी। इतना कुछ कहने के लिए शायद सिर्फ मुझे पैरासिटाइज करने का तरीका सोचने के लिए नहीं है ना? तुम्हें पता होगा कि मुझे सिवियरली इंजर किए बिना स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स देखने वाले बिजार सॉर्सरर को पैरासिटाइज करना बहुत मुश्किल है, क्लाइन ने कामली गवर्नमेंट स्पैरो के चेहरे के साथ कहा। अमॉन तुरंत चिल्लाया, तुम्हें आखिर नोटिस हो ही गया। तुम मेरी डेस्टिनी चुराने की कोशिश कर रहे हो। क्लाइन ने फिर से एक मैरियोनेट के साथ लोकेशन स्वैप करते हुए अपने एक्चुअल बॉडी को गार्डन के अलग अलग कॉर्नर्स में अपीयर कराया। नहीं, अमॉन ने अपना सर हिलाया, अपने हाथ पॉकेट्स में रखे हुए लीजरली मुस्कुराते हुए बोला, अगर एरोडीज जैसा मैजिक मिरर तुम्हारे इंस्ट्रक्शन सुनना चाहता है और तुम्हारी तरफ डेलिबरेटली इंग्रेशिएट कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम उतने सिंपल नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। मैं कायरेंट पाथवे का बियॉन्डर नहीं हूं, इसलिए मैं इतने रैश होकर तुम्हारी डेस्टिनी डायरेक्टली स्टील नहीं करूंगा। है, मुझे अचानक फीलिंग आ रही है कि अगर मैं डायरेक्टली तुम्हारी जगह ले लूं तो कुछ ऐसा होगा जिसे मैं देखना नहीं चाहता। तुम्हें कैसे पता कि एरोडीज इंग्रेशिएट कर रहा है? फ्लोरा जेकब की डेस्टिनी में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। क्लाइन एक पेड़ पर अपीयर हुआ। उसके अलग अलग मैरियोनेट्स अपनी लोकेशंस बदल रहे थे। अमॉन ने एक हाथ निकाला, अपने चिन को पिंच किया और बोला, क्या मैंने नहीं कहा क्यों? मैंने टाइम लिया इन्फॉर्मेशन गैदर करने और सोर्स ढूंढने के लिए। मैं चर्च ऑफ स्टीम गई और एरोडीज से बात की। वो इतनी फ्रैंक नहीं थी और उसने मेरे हाथों टॉर्चर होना पसंद किया, लेकिन तुम्हारी ट्रू ओरिजिन्स रिवील नहीं की। दुर्भाग्यवश वो चर्च ऑफ स्टीम के अंदर था, नहीं तो मैं उसे डायरेक्टली पैरासिटाइज कर लेता और सब कुछ पता कर लेता। लिविंग सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी पैरासिटाइज हो सकते हैं। अगर एरोडीज रूल्स का पक्के से पालन करता है और पास्ट के आंसर्स के आधार पर ही मेरी एक्चुअल सिचुएशन के बारे में इतना श्योर नहीं है और सिर्फ कुछ गेसेस हैं। क्लाइन की आंखें फैल गईं। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, उसने अमॉन को हंसते हुए सुना, तुम सच में जल्दी नहीं कर रहे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पाथवे की सीक्वेंस 2 का नाम ट्रोजन हॉर्स ऑफ डेस्टिनी है? चाहे मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी अवतार ही क्यों ना हूं, लेकिन मेरे पास कुछ पावर्स हैं जो मैं यूज कर सकता हूं, जैसे तुम्हारी डेस्टिनी के साथ टिंकरिंग करना, कुछ एरर्स को कुछ टाइम के लिए अपीयर कराना, जैसे कोई भी नोटिस नहीं करेगा चाहे तुम कितनी भी मदद के लिए चिल्लाओ। है इसका मतलब ये भी है कि तुम अपने हाथ में वो एवरनाइट एम्ब्लेम ट्रिगर भी करो, तुम्हें सिर्फ कंसीलमेंट के इफेक्ट्स ही मिलेंगे और तुम अपनी सीकिंग हेल्प की इंटेंशंस ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारे पहले अग्रीमेंट्स कुछ भी हों। और हाँ, चाहे तुम चिल्लाओ या एक्सप्लोजन पैदा करो, पेडेस्ट्रियंस और सर्वेंट्स एक आवाज नहीं सुन पाएंगे। यही रीजन है कि मैं इतनी बातें कर रहा था। एक ऑर्डिनरी अवतार के लिए कुछ मैटर्स को टाइम लगता है। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है मेरे क्वेश्चन का जवाब देने की। क्लाइन ने जवाब नहीं दिया और वो अपने मैरियोनेट्स के साथ स्विच करता रहा, लेकिन अमॉन उसके सामने अपीयर होता रहा। उनका कॉन्वर्सेशन चल रहा था। इस पल उसने अपने एक मैरियोनेट से पूछा, जब तुम डेस्टिनी कंट्रोल कर चुके हो, फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तुम भी किसी का इंतजार कर रहे लगते हो। इस पतले पेपर फिगरीन जैसे गवर्नमेंट स्पैरो के सेंटेंस खत्म होने से पहले ही दूर से एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड आई। लियोनार्ड ब्लैक ट्रेंच कोट और ब्लैक सिल्वर इनलेड केन लिए बोकलैंड स्ट्रीट की तरफ उड़ रहा था। अमॉन के पास अपीयर होने वाले क्लाइन ने तुरंत कहा, यही वो है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये कहते हुए उसने अपना एवरनाइट एम्ब्लेम ट्रिगर कर दिया जो वो टाइटली पकड़े हुए था। साथ ही उसने अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स से स्नैप किया, गार्डन के सबसे लंबे पेड़ को आग लगा दी जिसके स्कारलेट फ्लेम्स आसमान की तरफ उड़ रहे थे। और ये बड़ा ऑब्वियस बॉनफायर जिसे गली के पार से देखते ही नोटिस कर लेना चाहिए था, किसी ने नहीं देखा, चाहे वो फर्स्ट स्टोरी की विंडोज पोंछने वाली मेड हो या इंटिस पारासोल ट्रीज के नीचे स्ट्रोल कर रहे पेडेस्ट्रियंस। ऊपर से मिड एयर में लियोनार्ड मिचेल ने भी इस सीन को इग्नोर किया और वो तेजी से 39 बोकलैंड स्ट्रीट की तरफ भाग रहा था। और इस पल पल्ले जोरोस्त की स्लाइटली एज्ड आवाज इस रेड ग्लव्स के माइंड में आई, वापस मुड़ो, यूनिट 160 की तरफ जाओ। लियोनार्ड पजल्ड था, लेकिन सुपरनैचुरल मैटर्स में एक्सपीरियंस्ड उसका सेल्फ क्यों नहीं पूछा। उसने तुरंत वर्ड ऑफ द सी की डायरेक्शन बदल दी और डायरेक्शन चेंज कर ली। 160 बोकलैंड स्ट्रीट के गार्डन में अमॉन ने अपना सर उठाया और अपने राइट हैंड के क्रिस्टल मोनोकल को प्रेस करते हुए चकलिंग करने लगा। ये भी वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था।
ही ने गवर्नमेंट स्पैरो को इग्नोर करते हुए अपनी स्माइल को ऑब्वियस करते हुए बोला, इररेजिस्टिबल डिलाइट के साथ इस रीजन में फेट की अबनॉर्मैलिटीज डिस्कवर कर पाना वो ही है पल्लेज। कहते हुए इस ब्लास्फीमर ने अपने एक्शंस बदले और अपना मोनोकल एडजस्ट किया। इस पल पूरी स्ट्रीट पर एक अजीब सी ग्लूम छा गई। ऐसा लगा जैसे पूरी जगह रियलिटी से अलग होकर एक सीक्रेट बन गई हो। 39 बोकलैंड स्ट्रीट की एक्टिविटी रूम में हेजल ने विंडो की तरफ देखा और पजल्ड होकर मटर किया, क्या बारिश होने वाली है? ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इसलिए उसने अपनी नज़र वापस खींच ली और हाई टी की 3 लेयर ट्रे की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर उसने अपने फादर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट को देखा, जो स्ट्रेंजली अपने राइट पाम को खोल रहे थे। थिन एयर से ग्लिमर्स ऑफ लाइट कंडेंस हुए, उनके हाथ में एक क्रिस्टल मोनोकल बना। मैक्ट ने फिर इस मोनोकल को अपने राइट आई पे पहन लिया। ये क्या? हेजल को पहले ही कुछ अजीब लग रहा था। उसने घबराकर रूम के दूसरों की तरफ देखा। उसकी मदर मैडम रियाना ने अपने नोज का एक्सेसरी उतारा और कहीं से निकले हुए मोनोकल को पहन लिया। उसकी साइड में खड़े हुए सर्वेंट्स ने भी एक सिमिलर मोनोकल निकाला और अपनी राइट आई पे पहन लिया। थर्ड, हेजल ने इंस्टिंक्टिवली खड़ी हो गई, पीछे हटने लगी, प्रोसेस में चेयर को उलट दिया। इस आवाज ने रूम के सभी लोगों को चौंका दिया। मैक्ट, रियाना और सर्वेंट्स ने सर घुमाकर हेजल की तरफ देखा। थोड़ा थोड़ा कर उनके लबों के कोनों पर एक स्माइल फैल गई। आह! हेजल ब्रेक डाउन हो गई, एक श्रिल स्क्रीम निकल गई। ये स्क्रीम घर से गुजरकर गार्डन तक पहुंची, स्ट्रीट्स के पेडेस्ट्रियंस का ध्यान खींच लिया। इस पॉइंट तक अमोन अपने राइट हैंड मोनोकल से नीचे कर चुका था। मिड एयर फिगर की तरफ देखते हुए ही मुस्कुराते हुए बोला, पल्लेज, 5th ईपॉक का 1350 हो चुका है। अवतार्स के गैदरिंग पर भरोसे लेवल बढ़ाने की टेक्निक आउटडेटेड हो चुकी है। उसके पीछे क्लाइन ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला जैसे वो गन निकाल रहा हो, जबकि उसने क्रीपिंग हंगर को ट्रांसपेरेंट कर दिया। एक ट्रांसपेरेंट बुक उसके सामने कंडेंस हुई। लेकिन अमोन ने सिर्फ हाथ उठाया और ग्लव वैनिश हो गया। लेकिन ह्यूमन स्किन्ड ग्लव के गायब होते ही गवर्नमेंट स्पैरो भी गायब हो गया। अमोन के हाथ में ग्लव नहीं बल्कि एक रैट था, एक ऐसा रैट जो मैरियोनेट बनकर मर चुका था। अमोन के दूसरी तरफ क्लाइन, जो हैट नहीं पहना था लेकिन शर्ट और वेस्ट पहना था, अपीयर हुआ। फिर उसने पहले निकाली हुई चीज फेंकी और उसने उसे अपने टारगेट की तरफ फेंका। वो एक पेपर क्रेन था। चैप्टर 1006 फिनाले एंड एंडिंग। एक ऑर्डिनरी पेपर क्रेन था जो उड़ाते ही स्कारलेट रेड फ्लेम्स में फूट गया। एशेस बिखर रही थी। आसमान की तरफ देखते एमन ने अचानक हिस सर घुमाया और आग का वेसल बन चुके पेपर क्रेन की तरफ देखा। फिर ही ने अपना हाथ फिर उठाया। मोनोकल के नीचे आंख में एक कोल्ड ग्लिंट चमक उठी। अचानक पेपर क्रेन की सरफेस की आग गायब हो गई। क्लाइन और उसकी अपने मैरियोनेट्स के साथ लोकेशंस स्वैप करने की एबिलिटी गायब। इसी तरह फ्लेम कंट्रोलिंग, फ्लेमिंग जंप और एयर कैनन भी। उस पल उसकी 6 बियॉन्ड पावर्स चोरी हो गईं, जिनमें से 4 खास इंपॉर्टेंट थी। अगर एमन कुछ और थेफ्ट कर पाता तो क्लाइन एक ऑर्डिनरी पर्सन बन सकता था। ये एंजल लेवल का थेफ्ट था। आग के बुझने के बीच पेपर क्रेन धीरे धीरे फ्लोट करने लगा। बैकलैंड डॉक्टर एरन के घर एक ब्लैक प्रैम में सिल्वर सिल्क में लिपटा हुआ विल ऑसिप्टिन ने अपने मुंह और आंखों को रब किया, ग्रम्बलिंग करते हुए, जिंदगी इतनी हार्ड है। सेंटेंस खत्म होने से पहले ही ने कहीं से एक केन जैसी चीज निकाली। वो क्लियर जेम से एम्बेडेड थी। प्योर ब्राइट लाइट चमकी, रूम के कैलेंडर को क्लियरली इल्यूमिनेट किया। आज ट्यूसडे था। 160 बॉकलैंड स्ट्रीट, ड्वेन डांतेस के गार्डन के अंदर। जो पेपर क्रेन अब तक चार्ड और इनकम्प्लीट हो चुका था, वो अचानक मिड एयर में फ्रीज हो गया। कॉम्प्लिकेटेड क्रोम कलर्ड सिंबल्स उसमें से अपीयर हुए, इंस्टेंटली एक ह्यूज इल्यूजरी स्केललेस सर्पेंट का रूप ले लिया। जाइगैंटिक सिल्वर सर्पेंट की सरफेस के डेंस पैटर्न्स और सिंबल्स एक व्हील बना रहे थे, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हर व्हील के गिर्द अलग सिंबल्स थे। कोल्ड ब्राइट रेड आंखों को स्वीप करते हुए ये जायंट सर्पेंट आसमान की तरफ उड़ गया और बॉकलैंड स्ट्रीट के ऊपर रुक गया। उसने अपना बॉडी कर्ल किया और अपनी टेल को काटा। उसका शैडो पूरी स्ट्रीट पर छा गया, जैसे एक मिस्टीरियस और ल्यूडिक्रस व्हील। अचानक माख्ट, रियाना और कई सर्वेंट्स 39 बॉकलैंड स्ट्रीट की एक्टिविटी रूम से अपने चेहरों से स्माइल पोंछकर साफ की। उन्होंने एक साथ हाथ उठाए, अपने चेहरों से मोनोकल उतारे, उन्हें इनकॉर्पोरियल बनाया और बीम्स ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तुरंत बाद उन्होंने अपने आई एक्सेसरीज फिर पहने और अपने आई सॉकेट्स को पिंच किया।
या तो लीजरली विंडो की तरफ देखते या फिर अपने फॉर्मर स्टेट में वापस आए। हेजल जमीन पर बैठी यह सीन देख रही थी। जैसे ही उसने अपना सर हिलाया और ऐसा लगा जैसे दुनिया गिर रही हो, उसने अपने हाथों से बॉडी को संभाला और तेजी से पीछे हटने लगी। विनर इनोनी की आंखों का कोल्ड ग्लिमर गायब हो गया। क्रिस्टलाइन मोनोकल खख्त हो गया था और उसके चेहरे पर वो सुपरसीलियस लुक नहीं रहा। इसके अलावा उसके बॉडी में से कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा था। एक क्लियर, थिक लेकिन ट्रांसपेरेंट और मिस्टीरियस वर्म ऑफ टाइम उसके सर के ऊपर बना। और कंसीलमेंट के बीच ये वर्म ऑफ टाइम जल्दी से एक फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसके ब्लैक बाल, ब्लैक आंखें, ब्रॉड फॉरहेड और पतला चेहरा था। बॉकलैंड स्ट्रीट का ये टाइम रिवर्स नहीं था, क्योंकि क्लाइन और लियोनेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये एमन था जिसका कंडीशन कुछ मिनट्स पहले की स्टेट में वापस आया। स्नेक ऑफ फेट रीबूट। चाहे विल ऑसेप्टिन ने प्रिडिक्ट किया था कि फेट में कुछ चेंजेस होंगी, लेकिन चीजें थोड़ी देर बाद हुईं। लेकिन हिस का दूर से आया इन्फ्लुएंस इतने टाइमली फैशन में आया। इस स्नेक ऑफ फेट की मदद पाने के लिए क्लाइन ने सिर्फ हिम को 5 अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम नहीं खिलाई, बल्कि फर्दर कॉम्पनसेशन के लिए भी राजी हो गए। उनकी नेगोशिएशन का आउटकम ये था कि क्लाइन को कम से कम 2 आइटम्स बनाने का तरीका सोचना था, जो विल ऑसेप्टिन को उनके वीकेंड स्टेट में भी थोड़ी स्ट्रेंथ वापस दिलवा सकें। जब एमन ने इस अनजाने अटैक को भोगा, क्लाइन ने कोई देर नहीं की और डेथनेल निकाल ली। उसने उसे कॉक किया, सिलेंडर को जेंटली पुश किया और अपने एनिमी को एम किया। बैंग! उसने स्टेडली और डिसाइसिवली डेथनेल का ट्रिगर दबा दिया। कंट्रोल स्पिरिट बुलेट जो वो पहले से तैयार किए बैठे थे, वो छूट गया। एक ब्लैक स्ट्रीम ऑफ लाइट फ्लैश होकर निकल गई और वो एमन की इल्यूजरी फिगर, जो शार्प बॉनेट और क्लासिक ब्लैक रोब में था, वर्म ऑफ टाइम को लग गई। ये पहले देखे हुए सभी वर्म्स ऑफ टाइम से भी ज्यादा थिक और क्लियर था। लाइट बिखर गई और एमन की फिगर मिड एयर में क्विवर करते हुए फ्रीज हो गई, बिना कोई एक्सप्रेशन बना सके। और इस पल लियोनेट जो ऊपर पहुंच चुका था, उसने ओल्ड मैन के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। वर्ड ऑफ द सी पर खड़े हुए वो मिड एयर में फ्लोट कर रहा था, हाथ थोड़े फैलाए और अपना स्पिरिट बॉडी रिलैक्स किया। उसकी दोनों ग्रीन आंखों में एक स्लाइटली ग्लूमी 12 रिंग्ड ट्रांसपेरेंट वर्म ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट होने लगा। ये दोनों वर्म्स ऑफ टाइम के सर और दुम एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक सिमिलर लूप बना रहे थे। जब लूप धीरे धीरे स्पिन हुआ, उन्होंने लियोनेट के पीछे एक ह्यूज एंशिएंट मॉटल्ड इल्यूजन प्रोजेक्ट किया। ये इल्यूजन एक स्टोन कार्व्ड वॉल क्लॉक की सरफेस जैसा दिख रहा था। इसमें 12 सेगमेंट्स थे। हर सेगमेंट या तो ग्रेइश वाइट या ब्लूइश ब्लैक था। वो आपस में क्लियरली डिमार्केटेड थे और सिंबल्स अलग थे। एक नज़र में ही क्लाइन को ऐसा लगा जैसे जिंदगी तेजी से गुजर रही हो। गॉन्ग, एक बेल गॉन्ग जो एंशिएंट हिस्ट्री से टाइम ट्रैवल करती हुई लग रही थी, उसने स्पेशियस सीक्रेट वर्ल्ड में गूंज मचा दी। क्लाइन के सामने सब कुछ स्लो डाउन हो गया, इंक्लूडिंग एमन की फिगर इन्होंने ऊपर। एक अनडिस्क्राइबेबल इनविजिबल सर्ज अपीयर हुई, जो उस एमन फिगर के गिर्द स्वीप करती हुई उसे उस ह्यूज इल्यूजरी स्टोन कार्व्ड वॉल क्लॉक की तरफ फेंक दी, जो असल में एक वर्म ऑफ टाइम था। एमन का अवतार जो मोनोकल पहने हुए था, उसने अचानक एक हाथ बढ़ाया, ग्रैहम स्पैरो को एम करते हुए। अचानक क्लाइन ने देखा कि उसके हाथ की स्किन तेजी से सूख कर झुर्री होनी शुरू हो गई। अननोटिसेबल एज्ड स्पॉट्स बनना शुरू हो गए। एमन की इल्यूजरी फिगर जो खींची जा रही थी, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, लेकिन प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जा सकता था। आखिरकार वो एक रिंग्ड वर्म के रूप में कॉन्ट्रैक्ट होकर लियोनेट के पीछे वाले इल्यूजरी एंशिएंट स्टोन कार्व्ड वॉल क्लॉक की तरफ फेंक दी गई। गॉन्ग, एक और बेल गॉन्ग बजती है और ग्रेइश वाइट और ब्लूइश ब्लैक क्लॉक की सरफेस पर एक एडिशनल मॉटल्ड हैंड आ जाती है। ये हैंड तेजी से कुछ सेगमेंट्स घुमा देती है। गॉन्ग्स की आवाज तेज हो जाती है। 39 और 160 बॉकलैंड स्ट्रीट के अंदर हर तरह के रेस्प्लेंडेंट ग्लिमर्स ऑफ लाइट बाहर निकलकर उस एंशिएंट इल्यूजरी स्टोन कार्व्ड वॉल क्लॉक की तरफ खिंचकर आते हैं। लॉ ऑफ बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस। ही ने अवतार्स के कनेक्शन और हिस के हायर लेवल का इस्तेमाल करके बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के लॉ को स्ट्रेंथन कर दिया। गॉन्ग, बैकलैंड के अलग अलग स्पॉट से कई स्ट्रीम्स ऑफ लाइट उड़कर आईं। जब सब कुछ काम हो गया तो क्लाइंट की करंट अपीयरेंस उसके दिमाग में उभर आई। उसके बाल ब्लैक से ज्यादा वाइट थे। उसके फॉरहेड और मुंह, आंखों के कॉर्नर्स पर ऑब्वियस रिंकल्स थे। स्किन झुली हुई थी और कुछ एजेड स्पॉट्स थे। वो एक एल्डरली जेंटलमैन जैसे लग रहे थे, जो किसी भी पल मरने को तैयार थे। इस पल क्लॉक की गॉन्गिंग फिर से सुनाई दी।
एंशिएंट इल्यूजरी स्टोन कार्व्ड वॉल क्लॉक की ग्रेइश व्हाइट हैंड काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करना शुरू कर देती है। 1 टिक, 2 टिक, 3 टिक। क्लाइन ने देखा कि उसकी स्किन की लस्टर वापस आ गई। स्पॉट्स फेड होकर गायब हो गए। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में वापस आ गए, जैसे जिंदगी उनमें फिर से फ्लो करने लगी हो। एंजल लेवल की पावर्स देखकर लगता है जैसे गॉड लाइक। मैं सिर्फ इसके कुछ रिपरकशन से गुजरा और बुढ़ापे में मरने को आया। सोचता हूं ऐसी कंडीशन में रिवाइव कर सकता हूं या नहीं। क्लाइन ने अपनी कंडीशन चेक की और जल्दी से ऊपर देखते हुए लियोनार्ड मिचेल से पूछा, एमन द्वारा पैरासिटाइज किए हुए लोगों को कैसे बचाया जाए? इस पल लियोनार्ड के पीछे वाला एंशिएंट इल्यूजरी क्लॉक तेजी से फेड होने लगा, ग्लिमर्स ऑफ लाइट में बदलकर वापस उसके बॉडी में घुस गया। लियोनार्ड ने थोड़ा सर झुकाया, जैसे कुछ सुन रहा हो। कुछ देर बाद बोला, उनमें वर्म्स ऑफ टाइम की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सक आउट हो गई हैं। बाकी बचे हुए हिस्से या तो एब्जॉर्ब हो गए हैं या कुछ रेमिनेंट्स बचे हैं, लेकिन ये उन पर एक्सेसिव इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। ये एक्सेसिव इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन शायद एंजल के व्यू पॉइंट से। कुछ भी हो, वो जिन डेटीज को मानते हैं उनसे प्रे करके देख सकते हैं कि कंप्लीट प्योरिफिकेशन मिल सकती है या नहीं। लेकिन अगर वो बताए बिना कि एग्जैक्टली क्या हुआ तो डेटीज रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। अगर तुम्हें किसी रेमिनेंट इफेक्ट का डर है तो तुम उन्हें प्रे करने के लिए गाइड कर सकते हो। उस एग्जिस्टेंस से, उससे मिलने वाली सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। शायद एंजल लेवल की बैटल एक्सपीरियंस करने के बाद और स्नेक ऑफ फेट की स्पेक्ट्रल फॉर्म देखकर लियोलेट की एजिटेशन और ट्रेम्बलिंग को तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस स्ट्रीट के लोग बेसिकली गॉडेस के बिलीवर्स हैं, तो मैं उन्हें कैसे द फूल से प्रे करवाऊं? मुझे फॉगी टाउन में नहीं फेंका जाना चाहिए। गॉडेस को इस मैटर की पूरी जानकारी है। अगर वो हेयर से प्रे करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलने की संभावना है। फिर मैं हेयर एमिनेंस एरियाना से वो वर्म्स ऑफ टाइम वापस ले सकता हूं जो वो खांसी के साथ निकालेंगे। मैं उन्हें कुछ दे सकता हूं। क्लाइन के थॉट्स दौड़ने लगे। वो सीक्रेटली साई ऑफ रिलीफ लेता है। फिर उसने पासिंग में पूछा, कंप्लीट प्यूरिफिकेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स होंगे? चाहे उसके पास लिटिल सन का कुछ एक्सपीरियंस था, लेकिन सिटी ऑफ सिल्वर का ये यूथ कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। कुछ देर सुनने के बाद लियोनार्ड बोला, थोड़ा सा, क्योंकि ये डीपर लेवल का पैरासिटाइजिंग था। चाहे ऑर्डिनरी पर्सन्स पूरी तरह रिकवर कर लें, उन पर कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा, जैसे कि वो मोनोकल पहनना पसंद करेंगे। अच्छा, पहले वापस चलो, बाकी का मैं संभाल लूंगा। क्लाइन ने सर हिला दिया और खुश था कि इस बैटल में इन्वॉल्व लोग वो नहीं थे जिनके पास ऑब्वियस डिस्ट्रक्टिव माइट हो। नहीं तो सिर्फ बॉकलैंड स्ट्रीट नहीं, बल्कि पूरा नॉर्थ बरो भी बचती नहीं। प्रिंस हार्बर में एक ब्लैक हेड, ब्लैक आइड, पतले चेहरे वाला यंग मैन जो मोनोकल पहना हुआ था, बाइसिकल पर लीजरली घर वापस आ रहा था। वो ऑब्वियस स्माइल के साथ लेटर बॉक्स खोलकर अंदर से न्यूज़पेपर्स और लेटर्स निकालता है। घर के अंदर यंग मैन ने अपनी राइट आई का मोनोकल पिंच किया और लेटर्स को फाड़कर पढ़ता हुआ चला गया, जब तक कि उसे एक लेटर मिला जिस पर कोई नाम नहीं था। अगर बैकलैंड में हमसे सभी कनेक्शंस लॉस्ट हो जाएं, इसका मतलब यह है कि पहले ज़ुरोस्ट नॉर्थ बरो के बॉकलैंड स्ट्रीट के आसपास छुपा हुआ है। मत पूछो हम ऐसे रिस्क्स क्यों ले रहे हैं। जिंदगी को कुछ एक्साइटमेंट, खुशी और एंटिसिपेशन की जरूरत होती है। ऑथर्स नोट: प्लॉट को स्मूथ चलाने के लिए चैप्टर 1007 डीलिंग विद द आफ्टरमाथ। 160 बोकलैंड स्ट्रीट। लेनर्ड को वर्ड ऑफ द सी लिए हुए कंसीलमेंट की दुनिया से बाहर जाते देखने के बाद क्लाइन ने अपना ध्यान वापस अपने आसपास की तरफ दिया। उसने पहले विनर एनोनी को ऑब्जर्व किया। वो सोच रहा था कि जो मैरियोनेट अमोन द्वारा पैरासिटाइज हो चुका था उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने महसूस किया कि वो फिर से उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल कर सकता है। ये क्लाइन पहले स्टन्ड हुआ, फिर समझा। जब स्नेक ऑफ फेट विल आउसेप्टिन ने रीबूट का इस्तेमाल करके अमोन की कंडीशन को टाइम में रिवर्स किया, तो जिसे ही ने पैरासिटाइज किया था वो भी सिमिलर चेंजेस से गुजरा। इसलिए एनोनी वापस उसका मैरियोनेट बन गया। मॉन्स्टर पाथवे की सीक्वेंस 1 की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। क्लाइन ने साय ऑफ रिलीफ लिया और अपनी फिगर को वहां से फेड होने दिया। वो टेलीपोर्टेड वापस अपने मास्टर बेडरूम में, कुछ मैरियोनेट्स छोड़कर आया ताकि कोई एक्सीडेंट हो तो वो बचा सके। इसके तुरंत बाद क्लाइन बाथरूम में गया और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंचा। उसने एनोनी की प्रेयर लाइट का इस्तेमाल किया और सी गॉड सेप्टर हाथ में लेकर पूरी स्ट्रीट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। बिना किसी शक के उसका फोकस अपनी रेजिडेंस और यूनिट 39 पर था। उसने बटलर वॉल्टर, हाउसकीपर तनेजा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट, मैम रियाना और कई सर्वेंट्स में पैरासिटाइज होने के रेमनेंट साइंस पाए। वो कुछ डेज में थे। और हेजल,
वो टोटल कोलैप्स के किनारे पर थी। उसके हाथ जमीन पर थे, वो खुद को पीछे धकेलकर कॉर्नर में आ चुकी थी। उसकी पीठ दीवार से लग रही थी और वो एक बॉल में सिमटकर कांप रही थी। मैक्ट और साथियों ने उसमें कुछ गलत नोटिस किया। वो चिंता से उसे घेरे हुए थे, जानना चाहते थे कि क्या हुआ। लेकिन जब भी वो उसके पास आने की कोशिश करते, हेजल जोर से चिल्लाती और वायलेंट रेजिस्टेंस करती। इसलिए वो सब मीटर्स दूर खड़े रहे, पैनिक्ड और हेल्पलेस लुक के साथ। इस प्रोसेस में वो कभी कभी अपने ग्लासेस को एडजस्ट करते या अपने आई सॉकेट्स को पिंच करते। इससे हेजल और ज्यादा हॉरिफाइड हो जाती। लगता था वो कंट्रोल खो चुकी है। ग्रे फॉग के ऊपर ये सीन देखकर क्लाइन हॉरिफाइड हो गया। उसने एक सीन इमेजिन किया। डैडी अमॉन, मम्मी अमॉन, मेड अमॉन, फुटमैन अमॉन हेजल के गिर्द घूम रहे थे। उसे सूद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेल्पलेस थे। उनके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था और एक ही मोनोकल था, बस अलग कपड़े पहने हुए। अगर हेजल कंट्रोल नहीं खो देती तो जरूर मेंटल प्रॉब्लम्स डेवलप करेगी। कम से कम वो हाफ क्रेजी स्टेट में हो जाएगी। क्लाइंट के थॉट्स दौड़ने लगे। उसने सी गॉड सेप्टर नीचे किया और रियल वर्ल्ड में वापस आया। बोकलिंड स्ट्रीट और उसके आसपास की कई स्ट्रीट्स अभी भी डार्कनेस में लिपटी हुई थीं। वहां एक सीरीन, ट्रैंक्विल और प्रोफाउंड फीलिंग थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जो सीक्रेट बन चुकी थी। क्लाइन ने एक हैट उठाया, उसे अपने सर पे पहना और टेलीपोर्टेड 22 फेल्प स्ट्रीट, लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के एक डायरेक्टर्स ऑफिस में। ऑड्री पहले ही लाइट ग्रीन ड्रेस पहन चुकी थी और फाउंटेन पेन हाथ में लिए डे ड्रीमिंग कर रही थी। आफ्टरनून की पनिशमेंट ऑपरेशन की हर डिटेल को याद कर रही थी। सूजी दूसरी तरफ स्ट्रोल करने चली गई थी। अचानक इस नोबल लेडी ने कुछ महसूस किया और ऊपर देखा। एक ब्लैक हेड, ब्राउन आइड, पतले चेहरे वाली फिगर जिसके फेशियल फीचर्स कट थे, उसकी एमरल्ड लिम्पिड आंखों में रैपिडली रिफ्लेक्ट हुई। ये फिगर व्हाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट, ब्लैक ट्राउजर्स और ब्लैक लेदर बूट्स पहने हुए था। उसका एक्सप्रेशन कोल्ड था। उसका बॉडी थोड़ा झुका हुआ था और एक हाथ अपने टॉप हेड पर रखा हुआ था। ऑड्री पहले चौंकी, फिर उसे याद आया कि ये शख्स कौन है। गेरमान स्पैरो। चाहे उसकी मुलाकात कभी इससे नहीं हुई थी, लेकिन वो पहले ही पेपर्स और वांटेड पोस्टर्स पर उसकी एक्सट्रीमली लाइफ लाइक पिक्चर देख चुकी थी। क्लाइन को मिस जस्टिस के रिएक्शन से पता चला कि वो ड्वेन डांटेज में वापस नहीं बदला था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ टॉप हैट से हटा लिया और अपना बॉडी सीधा करते हुए सर हिलाकर बोला, एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसका डिस्गाइज भी अमोन ने चुरा लिया था, लेकिन रीबूट के बाद वो वापस मिल गया। बस उसे ड्वेन डांटेज में बदलने का टाइम नहीं मिला। मिस्टर वर्ल्ड, जो पहले ही डेमी गॉड हैं, उनको मेरी मदद चाहिए। क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम की वजह से थेरेपी की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऑड्री ने अपने होंठ तर्स किए, एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी में फाउंटेन पेन नीचे रखा। वो खड़ी हुई और सीरियस रिप्लाई दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइन ने टाइम वेस्ट नहीं किया और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों की फिगर्स फेड हुई और वहां से गायब हो गईं। तुरंत ही वो 39 बोकलैंड स्ट्रीट की एक्टिविटी रूम के बाहर अपीयर हुए। ये टेलीपोर्टेशन है। ऑड्री की आंखें थोड़ी सी घूमी। इंस्टिंक्टिवली वो कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब उसने हैवी एटमॉस्फेयर और स्क्रीम्स महसूस की, उसका चेहरा तुरंत सोलेम हो गया। कोई पेशेंट है? उसने ज्यादा शक किए बिना पूछा। स्पेक्टेटर से बात करना आसान है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। क्लाइंट ने टर्स एक्नॉलेजमेंट दिया और बोला, हाँ, एक पर्सन को सुपरनैचुरल इंसिडेंट का सामना हुआ और वो बहुत डर गया है। वो अपना कंट्रोल खो चुकी है। क्या तुम्हारे पास ऐसा तरीका है कि अंदर के लोग तुम्हें ना देखें? उसके आखिरी सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक लार्ज स्केल इल्यूशन से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। और हाँ, कंसीलमेंट की ब्लेसिंग्स मिलने के बाद शायद ऑर्डिनरी लोगों को ज्यादा याद भी नहीं रहे। लेकिन एडम की इनविजिबिलिटी पावर्स देखने के बाद क्लाइन क्यूरियस था कि क्या मिस जस्टिस के पास सीक्वेंस 6 पर ऐसी स्किल्स हैं। मिस्टर वर्ल्ड क्यूरियस फील कर रहे हैं। ये बहुत रेयर है। लगता है वो थिक मास्क नहीं पहन और थिनर मास्क पहन लिया है। वो एक अच्छे पेशेंट हैं जो मेडिकल एडवाइस मानते हैं। ऑड्री की थोड़ी सी चिन हिलते हुए हाँ में सर हिलाया। हाँ कहते हुए उसने गेरमान स्पैरो की तरफ देखा, जिसने हैंडल पकड़ा और उसकी रिस्पॉन्स मिलते ही दरवाजा खोल दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट और मैम रियाना इस ब्यूटीफुल गर्ल को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे और पैनिक में डॉक्टर हायर करने की बात कर रहे थे। और हेजल, वो अभी भी कॉर्नर में सिमटी हुई एक अबैंडन्ड बेबी एनिमल की तरह कांप रही थी। मिस हेजल, सीनियर स्पेक्टेटर होने के नाते ऑड्री को दूसरों को भूजने की प्रॉब्लम नहीं थी। उसने हेजल की कंडीशन ऑब्जर्व की और थोड़ा फ्राउन किया। उसने सर घुमाकर गेरमान स्पैरो से कहा, मिस्टर स्पैरो, क्या आप ब्रीफली बता सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ? सिर्फ सफिशिएंट नॉलेज से ही मैं प्रॉब्लम क्विकली रिजॉल्व कर सकती हूँ। क्लाइन पहले से ही तैयार था। उसने क्विकली और सक्सिंक्टली एक्सप्लेन किया।
वो मराउडर पाथवे की बियॉन्डर है, एक डेमीगॉड की स्टूडेंट जिसके नेफेरियस थॉट्स थे। उसकी टीचर ने ब्लास्फीमर अमोन का अवतार अट्रैक्ट किया और खुद मर गई, उसकी डेस्टिनी और आइडेंटिटी चोरी हो गई। इसलिए अमोन उसके फैमिली में इन्फिल्ट्रेट हो गया, उसके पेरेंट्स और सर्वेंट्स को पैरासिटाइज कर लिया। अभी जब हम अमोन के अवतार्स को एलिमिनेट कर रहे थे, उसने रियलाइज किया कि उसके पेरेंट्स और सर्वेंट्स सब अमोन बन गए हैं। उसे नहीं पता था कि वो अमोन है, लेकिन उसे समझ आया कि वो एक स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस है। अगर तुम्हें कुछ डीप लेवल पर समझना है जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो नेक्स्ट गैदरिंग में पूछ सकती हो। ब्लास्फीमर अमोन, मिस्टर वर्ल्ड और साथियों ने अमोन का अवतार फिर एलिमिनेट कर दिया। नहीं, अवतार्स। ऑड्री थोड़ी शॉक्ड हुई, इंस्टिंक्टिवली मैक्ट और साथियों की तरफ देखा। वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि वो एक वक्त अमोन द्वारा पैरासिटाइज किए गए थे और हिम में बदल गए थे। सभी को पैरासिटाइज कर लेना। ऑड्री ने मिस्टर वर्ल्ड के शब्दों को याद किया और ज्यादा सोचा ज्यादा डर गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा बॉडी ठंडा हो गया है, और उसे लगा कि अगर वो हेजल की जगह होती तो क्या होता। इससे उसे थोड़ा सा स्टिफल्ड फील हुआ और उसने सबकॉन्शियसली अपने ऊपर प्लेकेट कास्ट कर लिया। क्या सुपरनैचुरल वर्ल्ड हमेशा इतना क्रूअल और टेरिफाइंग होता है या सिर्फ कभी कभी? शांत होने के बाद ऑड्री ने सॉफ्टली मटर किया। उसने मिस्टर वर्ल्ड के गेरमान स्पैरो के रिप्लाई का इंतजार नहीं किया, क्योंकि टैरो गैदरिंग में देखे हुए उसे आंसर पता था, हमेशा। हेजल की तरफ वापस देखकर ऑड्री दयानत से भरकर उसके पास गई। वो बैठी और पहले प्लेकेट का इस्तेमाल किया। हेजल ने ब्लैंकली ऊपर देखा और एक परफेक्ट फ्लॉलेस फेस देखा, और वो पेयर ऑफ एमरल्ड लाइक आइज। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो उस पहली रात की बॉल में वापस पहुंच गई है, जहां उसने इस लेडी को एंजल की तरह डिसेंड करते देखा था। वो तुरंत शांत हो गई। उसने देखा कि उस पेयर ऑफ लिम्पिड ग्रीन आंखों में रिपल्स उठ रहे हैं। वो सीरीन, काम और डीप हैं। डरने की जरूरत नहीं, शांत हो जाओ, सब कुछ खत्म हो गया है। ऑड्री ने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके डायरेक्टली हेजल के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड से बात की। उसने हिस्टेरिकल स्क्रीम्स सुनी, और वो हॉरर जो पहाड़ों से भी लंबा और समंदर से भी गहना था। हेजल की कंडीशन और एनकाउंटर को देखकर उसने ट्रीटमेंट प्लान क्विकली बना लिया। उसने डायरेक्टली हेजल को हिप्नोटाइज किया और उसे आज की एनकाउंटर और उसकी टीचर की एग्जिस्टेंस भुला दी। उसे सिर्फ वेगली अपनी आइडेंटिटी की याद रही और जनरल नॉलेज। हेजल धीरे धीरे शांत हुई और फिर स्लोली सो गई। जब तुम जागोगी तो वो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, और मैं कभी यहां नहीं थी। ऑड्री ने एक जेंटल आवाज में हिप्नोसिस का आखिरी स्टेप कंप्लीट किया। उसके बाद वो धीरे से उठी और हेजल को कुछ सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व किया। उसने अपने होंठ पर्स किए और बिना सर घुमाए विस्पर किया, मैंने उसे टेम्परेरीली करस्पॉन्डिंग मेमोरीज भुला दी हैं, लेकिन वो मेमोरी अभी भी है। वो सिर्फ डीप डाउन छिपी हुई है। फ्यूचर गैदरिंग्स में मैं उसकी ट्रीटमेंट जारी रखूंगी, उसे स्लोली याद दिलाकर इस मेमोरी को एक्सेप्ट करने में मदद करूंगी। तभी उसकी मेंटल प्रॉब्लम कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकती है। नहीं तो शायद एक फेमिलियर एक्शन या सेंटेंस उसे जगा देगा, फिर वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगी और शायद डायरेक्ट कंट्रोल खो देगी। मिस जस्टिस प्रोफेशनल होती जा रही हैं, क्लाइंट ने साय करते हुए कॉशियसली पूछा। फिर तुम्हें सभी लोगों को हिप्नोटाइज करना होगा जो पैरासिटाइज हुए थे। वो ऐसी हॉबीज नहीं दिखाएंगे जो उनकी ओरिजिनली नहीं थी, जैसे मोनोकल पहनना। और हाँ, उन्हें एवरनाइट गॉडेस से प्रे करने को 3 मिनट बाद बोलना, ताकि कंप्लीट क्लेंजिंग और प्यूरिफिकेशन मिल सके। ऑड्री ने अबनॉर्मल सीरियसनेस के साथ सर हिला दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइंट तुरंत साइड में खड़ा हो गया। इस नोबल लेडी को देखने लगा जो इस घर के सभी पैरासिटाइज्ड लोगों को क्यों कर रही थी, उन पर सबसे ज्यादा दयानत से। कुछ मिनट्स बाद गर्मन स्पैरो के चेहरे वाले क्लाइन मिस जस्टिस ऑड्री के साथ 39 बोकलैंड स्ट्रीट से निकले और दूसरे पैरासिटाइज्ड विक्टिम्स की जगहों की तरफ बढ़े। कुछ साइलेंट स्टेप्स के बाद क्लाइन ने अचानक आगे देखते हुए कहा, अनअफिलिएटेड बियॉन्डर्स में ऐसे मैटर्स देखना रेयर नहीं है। बिना किसी सूटेबल गाइडेंस के इसका अक्सर मतलब है कि वो क्लिफ के किनारे पर डांस कर रहे हैं और कभी भी गिर सकते हैं। ऑड्री ने टर्स एक्नॉलेजमेंट दी और कुछ सेकंड्स बाद बोला, मैं जानती हूं, पहले से कंपेयर करने पर मैं उतनी नहीं हूं। उसने कुछ देर सोचकर एक ग्रिमेसिंग स्माइल बनाई, जैसे उसे अपने आप को मॉक करने के लिए एक सूटेबल एडजेक्टिव मिल गया हो, नाइव। फिर उसने बिना छुपाए एक्सहेल किया और आगे देखते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि मिस्टीरियस वर्ल्ड इतनी क्रूअल और टेरिसाइंग है पिछले जून में, तो शायद मैं बियॉन्डर बनने की रिक्वेस्ट नहीं उठाती। क्लाइन ने थोड़ा सा सर घुमाया और नोबल लेडी के चेहरे को देखा। उसने एक सीमिंगली कैजुअल तरीके से पूछा, अगर मैं तुम्हें अभी चांस दूं कि तुम कंप्लीटली मिस्टीरियस वर्ल्ड छोड़ दो, तो क्या तुम मानोगी? ऑड्री चौंकी, धीरे से अपने होठों को पर्स करते हुए बोली, नहीं। ऐसा रिस्पॉन्स देकर वो थोड़ी रिलैक्स सी लगी। मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें अभी चांस दूं कि तुम कंप्लीटली मिस्टीरियस वर्ल्ड छोड़ दो, तो क्या तुम मानोगी? ऑड्री चौंकी, धीरे से अपने होठों को पर्स करते हुए बोली, नहीं। ऐसा रिस्पॉन्स देकर वो थोड़ी रिलैक्स सी लगी।
ये जानकर कि मिस्टीरियस वर्ल्ड कितनी क्रूअल और टेरिफाइंग है, पिछले जून की मैं बियॉन्डर बनने से हाथ धो बैठती, लेकिन इस साल की मैं नहीं। ये शायद ग्रोइंग अप की कीमत है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो, क्लाइन ने उसी पेस में आगे बढ़ते हुए कहा। जब वो विक्टिम्स कंप्लीटली प्योरीफाई हो जाएंगे, उनमें से कई वर्म्स ऑफ टाइम थूकेंगे। उन्हें फेट साइफन चार्म्स बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। ये एक डेमीगॉड लेवल आइटम है जो दो पार्टीज की फेट को छोटे टाइम के लिए स्विच कर सकता है। जब टाइम आएगा मैं तुम्हें एक पेमेंट के तौर पर दूंगा, आज की ट्रीटमेंट के लिए। ऑड्री डिक्लाइन करने ही वाली थी, फिर चुप हो गई। उसने जेंटली सर हिलाकर कहा, ठीक है। जैसे ही उसने ये कहा, वो अचानक रुकी। उसने सर घुमाकर गवर्नमेंट स्पैरो की तरफ देखा और एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुमने अभी क्यों वो क्वेश्चन पूछा। क्लाइन चकल किया, बिना डायरेक्ट आंसर दिए। ऑड्री ने अपनी नज़र वापस खींच ली और तुरंत कुछ बेहतर महसूस किया। बात करते हुए पूछा, मैं दोपहर पनिशमेंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट की और मैंने अमॉन के आफ्टरमाथ को आफ्टरनून में संभाला। आज सच में एक टैरो डे है। उसके शब्द डबल एंटॉन्ड्रे थे, अटमोस्ट विस्टफुलनेस के साथ कह रही थी। उसकी नज़र से दोपहर एक कोऑपरेटिव ऑपरेशन था जिसमें 5 मेंबर्स थे, द मून, द स्टार, जजमेंट, जस्टिस और द मैजिशियन, अलग अलग लेवल्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ। दोपहर में टैरो क्लब के द वर्ल्ड और जस्टिस ने अमॉन के अवतार्स को एलिमिनेट करने में अलग अलग तरीकों से हिस्सा लिया। ये सच में एक याद रखने वाला दिन था और एक सेंस में इसे टैरो डे माना जा सकता था। क्लाइन ने मिस जस्टिस के शब्दों से सर हिलाकर अग्रीमेंट दिखाया, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया कि द स्टार लेनर्ड भी आफ्टरनून ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। और हाँ, वो ऑपरेशन की मेन फोर्स था। अमॉन का अवतार हैंडल करना मुश्किल रहा होगा। ऑड्री को आखिर एक मौका मिला सवाल उठाने का। उसने गवर्नमेंट स्पैरो को घूरता अपनी ग्रीन आंखों की क्यूरियोसिटी को छुपाने की कोशिश नहीं की। क्लाइन मुस्कुरा दिया, अगर मैं अकेले करता तो तुम गवर्नमेंट स्पैरो नहीं बल्कि अमॉन देख रही होती। अपनी डेस्टिनी और आइडेंटिटी चोरी हो जाती। ऑड्री ने एनलाइटनमेंट में पूछा। क्लाइन ने टर्स एक्नॉलेजमेंट दिया, हम स्पेसिफिक्स फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। कुछ भी हो, बैकलैंड के सारे अमॉन अवतार्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने एंजल्स मोबिलाइज किए थे। अगर तुम फ्यूचर में अमॉन के अवतार से मिलो तो कभी भी मत सोचना कि तुम अकेले हैंडल कर सकती हो। हाँ, उसका ट्रेट है मोनोकल पहनना। वो हैरोइंग प्रैंक्स करना पसंद करता है। एंजल्स मोबिलाइज हुए। सोच रही हूं क्या वो डेथ कंसोल था या फेट डोमेन का एंजल, या। ऑड्री ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और देखा कि क्लाउड्स मिड एयर में फ्रोजन हैं। वो डार्क बैकग्राउंड के नीचे प्रॉप्स की तरह दिख रहे हैं। एक अटेंटिव स्टूडेंट की तरह टीचर की बात सुनती हुई उसने सीरियसली सर हिलाकर कहा, मैं ये याद रखूंगी। दोनों चलते रहे, कभी चुप कभी बात करते हुए, जब तक वो 160 बोकलैंड स्ट्रीट में ना आ गए। कुछ मिनट्स बाद हैजल के घर की एक्टिविटी रूम के अंदर मार्क्ड और उसके साथियों को अचानक जोर से बैठने, हाथ उठाने, उन्हें मुंह के सामने जोड़कर प्रे करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज आई। फिर उन्होंने पायसली प्रे करना शुरू किया और एवरनाइट गॉडेस के ऑनरिफिक नेम्स चैंट करने लगे। एक अननोन पीरियड के बाद वो एक साथ खांसी करने लगे, आंसू और नाक बहने लगे। कुछ मिनट्स बाद बिना रियलाइज किए उन्होंने 12 ट्रांसलूसेंट रिंग्स वाले वर्म्स थूक दिए। जब ये वर्म्स जमीन पर गिरे, वो बिना किसी नोटिस के गायब हो गए। ऐसी ही चीजें बोकलैंड की दूसरी जगहों में हुई, लेकिन सब कुछ क्विकली नॉर्मल हो गया और डार्कनेस किसी पॉइंट पर फेड हो गई। क्लाउड्स फिर से चर्निंग करने लगे स्वीपिंग विंड से। अपने पेरेंट्स की खांसी के बीच हैजल स्लोली होश में आई। उसे हैरानी हुई कि वो हाई टी के दौरान सोफे पर कैसे सो गई। उसे ऐसा लगा कि उसकी मूड एक्सीलेंट होनी चाहिए, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दिल पर एक इनडिस्क्राइबेबल सैडनेस और पेन का बोझ है। अपने पेरेंट्स की कंसर्न नज़र उस पर पड़ती देख उसे टच नहीं हुआ, बल्कि थोड़ा सा डर लगा। वो एक इंट्रोवर्ट की तरह कांपने लगी जो दूसरों से कांटेक्ट करने का आदी नहीं है। हैजल जानती थी कि ये उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे ये वियर्ड या पजलिंग नहीं लगा और वो हाई टी पेस्ट्रीज एंजॉय करती रही। मार्क्ड को भी ऐसा ही लगा। उन्हें एक नैगिंग फीलिंग थी कि उनकी मेमोरीज में कुछ हेजी है, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे। 160 बोकलैंड स्ट्रीट, मास्टर बेडरूम जिसके कर्टन्स खिंचे हुए थे। एक फिगर कॉफी टेबल के पार से आउटलाइन हुई। वो एरियाना यानी कि एस्केटिक्स की लीडर, एवरनाइट क्लॉइस्टर की मेट्रन, चर्च ऑफ एवरनाइट की 13 आर्चबिशप्स की हेड थी। वो एक स्पार्टन रोब पहने हुए थी जिसके साथ ट्री बाग की बेल्ट थी। लेडी की आंखों में ग्रे साइडबर्न ड्वेन डांटेस सोफा छोड़ने ही वाला था। उसके सामने कॉफी टेबल पर 9 ट्रांसपेरेंट रिंग्स वाले वर्म्स थे। गुड आफ्टरनून मैम एरियाना, क्लाइन ने सॉलम बाव के साथ कहा। आपकी मदद से बैकलैंड के सारे अमोन अवतार्स एलिमिनेट हो गए हैं। आप इन स्पॉइल्स ऑफ वॉर में से एक पोर्शन चूज कर सकती हैं। उसने पहले हर पैरासिटाइज्ड शख्स के पास एक मरियोनेट तैयार किया था।
और उसने इल्यूजन का यूज करके इन वर्म्स ऑफ टाइम को वापस लाया था। ये सुनकर एरियाना ने क्लॉकवाइज फैशन में अपने चेस्ट को 4 बार टैप किया और पायसली जवाब दिया, प्रेज द लेडी। शी ने ऑफर डिक्लाइन नहीं की, ना ही सेरेमनी की। उसने अपना राइट हैंड बढ़ाया और 2 वर्म्स ऑफ टाइम उड़कर उसके हाथ पर आ गिरे। अमोन को इसके बारे में कुछ गैसेस होंगे, तुम्हें फ्यूचर में केयरफुल रहना होगा, एरियाना ने सिंपली कहा, और फिर उसकी फिगर इंच बाय इंच गायब हो गई, जैसे उसे इरेज कर दिया गया हो। इस आर्चबिशप को जाते देख क्लाइन बैठ गया और पेन और पेपर उठाकर लेनर्ड मिचेल को लिखने लगा। वो पूछना चाहता था कि फेट साइफन चार्म्स के अलावा वर्म्स ऑफ टाइम के और क्या इफेक्ट्स हैं। उसे विश्वास था कि वो बचे हुए सारे वर्म्स ऑफ टाइम को फेट साइफन चार्म्स नहीं बना सकता, क्योंकि ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। इससे काउंटर करना आसान हो जाएगा और अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करने से रोकेगा। इसीलिए उसे दूसरे पॉसिबल यूजेस के बारे में सोचना होगा। वर्म ऑफ टाइम को वेसल बनाकर वो दूसरे सिंबल्स, पैटर्न्स और लेबल्स से पावर स्टर कर सकता है, जो द फूल से अलग होंगे। इससे फेट साइफन चार्म से अलग इफेक्ट्स मिलने की संभावना है, और ये वो चीज है जिसमें पैलेस जोरास्ट एक्सपर्ट है। लेटर लिखकर क्लाइन ने एडवेंचरर्स हार्मोनिका निकाला और उसमें फूंक मारी। रिनेट टिनेकर वॉइड से बाहर आई। वो 4 ब्लॉन्ड रेड आइड सर हाथ में लिए, 8 आंखें ठंडी, कॉफी टेबल पर बचे हुए 7 वर्म्स ऑफ टाइम को देखती हैं। मिस मैसेंजर ने उसे पूरे 3 सेकंड्स तक देखा, फिर अपनी नजर वापस खींच ली। फिर हर ने लेटर और गोल्ड कॉइन को काटा जो क्लाइन ने दिया था। स्टिल 7 पिंस्टर स्ट्रीट, क्लाइन ने सक्सेंटली कहा। रिनेट टिनेकर के बचे हुए 3 सर ने जवाब दिया, फ्यूचर में तुम मेरी मदद मांग सकते हो ऐसी मैटर्स में। पेमेंट होगा स्पॉइल्स ऑफ वॉर। क्लाइन चौंका, बोला, ठीक है। मिस मैसेंजर के स्पिरिट वर्ल्ड वापस जाने और उसके रूम से गायब होने के बाद उसने फ्राउन किया और मटर किया। जब वो वर्म्स ऑफ टाइम पहचान सकती है, इसका मतलब है कि उसे पता है कि ये बैटल एंजल्स के लेवल तक पहुंच सकती थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मिस मैसेंजर जितना मैंने सोचा उससे ज्यादा स्ट्रांग है। डीप थिंक। 7 पिंस्टर स्ट्रीट। लेनर्ड ने क्लाइन का लेटर रिनेट टिनेकर के मुंह से लिया। उसे अभी भी एक्साइटमेंट का एहसास था। ईगरली उसने लेटर खोलकर पढ़ा। मैसेंजर के जाने के बाद उसने तुरंत सप्रेस्ड आवाज में पूछा, ओल्ड मैन, चार्म्स बनाने के दूसरे तरीके भी होने चाहिए ना? अभी पैलेस जोरास्ट ने उसे अमोन के 2 वर्म्स ऑफ टाइम दिए थे, आज के रिस्क का रिवॉर्ड। लेनर्ड के माइंड में एक स्लाइटली एज्ड आवाज मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बिल्कुल, एक बार मैं कुछ देर सोकर जो इस बार मिला उसे डाइजेस्ट कर लेता हूं, फिर तुम्हें सिखाऊंगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हां, किसी भी वक्त बोकलैंड स्ट्रीट मत जाना। क्यों? लेनर्ड ने सरप्राइज से पूछा। पैलेस जोरास्ट चकल किया और बोला, बैकलैंड के सारे अमोन अवतार्स एलिमिनेट हो गए हैं, और ये कोई ट्रिवियल मैटर नहीं है। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उनकी गिनती कम है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ही कुछ गेसेस कर लेंगे? ये लेनर्ड के नर्व्स फिर से टैंड हो गए। पैलेस ने जारी रखा, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी ट्रू बॉडी बैकलैंड में नहीं आ सकती, और मैं काफी रिकवर कर चुका हूं, इसीलिए उसके अवतार्स की ज्यादा चिंता नहीं है। और हां, मैंने फ्लोरा जेकब की मेमोरी फ्रैगमेंट से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाली है। बैकलैंड में कहीं जेकब फैमिली का ट्रेजर छिपा हुआ है। हमें साल के अंत तक गैदरिंग का इंतजार करना होगा। वहां हम दूसरे जेकब फैमिली के डिसेंडेंट्स को ढूंढकर उनके साथ मिलकर उस ट्रेजर को एक्सकवेट करेंगे और अंदर की चीजें शेयर करेंगे। जब ऐसा होगा, चाहे अमोन कई अवतार्स गैदर कर ले, सीक्वेंस 1 के करीब लेवल तक पहुंच जाए, वो मुझे ट्रूली डिफीट नहीं कर सकता। बैलेंस इंश्योर करने के लिए ड्वेन डैंटिस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है।